नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 61। उसके हल्के बिखरे लंबे बालों के नीचे एक नाजुक और बेहद सुंदर चेहरा था। साधारण वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद उसकी खूबसूरती छुप नहीं पा रही थी, और अगर तुलना की जाए तो वो सिया से जरा भी कम नहीं थी। लेकिन जिस चीज ने आरव को सच में प्रभावित किया, वो उसकी आंखें थीं। वो नजर, दृढ़, जिद्दी, ठीक वैसी ही जैसी कभी आरव की हुआ करती थी। आरव ने एक पल उसे देखा, फिर उसकी नजर उन दोनों गुंडों के बाजुओं पर बने हरे सांप के टैटू पर गई। ग्रीन स्नेक गैंग, वो उन्हें जानता था। पहले जब वो यहाँ छोटे मोटे काम करता था, इनसे सामना हो चुका था। और वो ये भी जानता था, ये गैंग डू फैमिली के दूसरे बेटे के अंडर काम करती है। तुम जा क्यों नहीं रही? आरव ने शांत स्वर में पूछा। उसे मुसीबत नहीं चाहिए थी। खुले में भाले से बचना आसान है, पीछे से वार मुश्किल। मैं नहीं जा सकती, आप लोग जल्दी चले जाए, वरना देर हो जाएगी, लड़की ने कहा। वो जाना चाहती थी, लेकिन कोई मजबूरी उसे रोक रही थी। कोई नहीं जाएगा। नीचे गिरा हुआ गुंडा अब उठ चुका था, चेहरा पीला, दर्द से तना हुआ। अभी फोन करता हूं, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आरव ने शांत भाव से कहा। जाकर बुलाओ, 10 मिनट, मैं यही हूं। गुंडे ने दांत भींचे। रुको, आते हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर चले गए। लड़की घबराए, फिर दांत भींचकर बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूं। और वो तीसरी मंजिल की ओर भागी। सिया, चलो। आरव समझ चुका था, वो भी उसके पीछे गया। तीसरी मंजिल, ऑफिस एरिया, स्केटिंग रिंक का मैनेजर रूम। अंदर वो लड़की किसी से विनती कर रही थी। मैनेजर 30-32 साल का, पतला, सोने के फ्रेम वाला चश्मा, लेकिन आंखों में गंदगी। वो लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, बीच बीच में हाथ बढ़ा रहा था, जैसे दिलासा दे रहा हो। असल में छूने की कोशिश। लड़की हर बार बच जाती। कुछ देर बाद मैनेजर झल्लाया, कल 1 महीना पूरा होगा, आज सैलरी नहीं मिलेगी, पहले काम पूरा करो। मैनेजर जैंग, वो पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, आज का काट लीजिए। उसकी आवाज विनम्र थी, लेकिन सिर झुका नहीं था। नहीं, मैनेजर ठंडा हंसा। जॉन नीनलन, अगर 1 महीना मेरे साथ रहो तो सैलरी भी और प्रमोशन भी। उसने उसकी कमर पकड़ने की कोशिश की। जॉन नीनलन ने घृणा से पीछे हटकर बचा लिया। ठीक है, मैनेजर गरजा, नौकरी खत्म, सैलरी भी नहीं, दफा हो जाओ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन फिर भी बोली, 600 दे दीजिए, 200 आप रख लीजिए। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। कमरे में सन्नाटा। जॉन नीनलन की आंखों में नमी आई। फिर वो मुड़ी और दरवाजे पर खड़े आरव और सिया को देखा। आरव की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। रुको, तुम्हारी सैलरी दिलवाता हूं। वो आगे बढ़ा। मैनेजर घबरा गया। पास मत आना, पुलिस बुला लूंगा। उसे सीसीटीवी में नीचे का सब दिख चुका था। आरव ने हाथ दबाया, उंगलियों से कड़क की आवाज निकली, 2 विकल्प, या तो पिटोगे या सैलरी दोगे। मैनेजर कांप गया। दरवाजा खोला, ड्रॉअर से पैसे निकाले, 1000 के नोट। लो। आरव ने पैसे छीने, मुड़ा, जॉन नीनलन के सामने बढ़ा दिए। उसने 2 नोट निकाले, जमीन पर फेंक दिए। 800 मेरे, 200 तुम्हारे। आरव की आंखों में हल्का आश्चर्य चमका। गरीब थी, लेकिन चरित्र मजबूत। चलो जल्दी, उसने कहा। ग्रीन स्नेक गैंग आएगी,
तीनों नीचे उतरे, लेकिन देर हो चुकी थी। रिंग के बाहर 10 से ज्यादा गुंडे, सबके शरीर पर हरे सांप के टैटू। बीच में एक गंजा आदमी, सिर पर भी हरे सांप का टैटू, तीखी आंखें। नाम थ्री स्नेक, भाई थ्री स्नेक, इसी ने मारा था। गुंडे ने आरव की ओर इशारा किया। थ्री स्नेक ने पहले आरव को देखा, फिर सिया और जॉन नियनलिन को। हंसा, दोनों लड़कियां अच्छी हैं, पहले इसे निपटाओ। फिर उसकी मुस्कान गंदी थी। गैंग के लोग हंसे। सिया आरव के और करीब आ गई। डर से नहीं, सुरक्षा से। जॉन नियनलिन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। आरव के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। लोग उसे अपमानित कर सकते थे, उस पर हंस सकते थे, लेकिन जिन्हें वो बचाना चाहता है, उन्हें छूना नहीं। ये उसकी सीमा थी, उसका निषिद्ध क्षेत्र। अब खून बहे बिना बात खत्म नहीं होगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 62। आरव ने सीधा हमला किया। इन गुंडों से बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार उसने शिना का डिफेंसिव काउंटर अटैक मोड एक्टिवेट नहीं किया। वो खुद लड़ना चाहता था, अपनी असली ताकत परखने के लिए। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ने उसके शरीर को विस्फोटक ताकत दी थी, साधारण इंसान से कई गुना ज्यादा। सूडो ग्रेविटी स्पेस की ट्रेनिंग ने उसकी गति को और तेज कर दिया था। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा, सबसे नजदीकी ग्रीन स्नेक गैंग के सदस्य के सामने। वो समझ भी नहीं पाया कि कब आरव उसके सामने पहुंच गया। मुट्ठी भींची, सीधा पेट पर प्रहार, भयावह ताकत, चेहरा विकृत, शरीर ढीला। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गुंडे तब तक संभलते। आरव ने दूसरा भी गिरा दिया। जॉन नियनलिन को सिर्फ धुंधली सी हरकत दिखी। दो खतरनाक दिखने वाले गुंडे कुछ ही सेकंड में जमीन पर थे। वो समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। सिया की आंखों में सिर्फ उत्साह था। उसे आरव की ताकत का अंदाजा था। सब एक साथ जाओ, ये मार्शल आर्ट जानता है। थ्री स्नेक चिल्लाया। 10 लोग एक साथ टूट पड़े। आरव की आंखें हल्की सिकुड़ी। उसका विकसित मस्तिष्क, उसकी डायनामिक विजन इस समय पूरी तरह सक्रिय थी। उसकी नज़र में 10 की हरकतें धीमी पड़ गईं। हर सांस, हर कदम, हर घूंसा, सब साफ दिख रहा था। पहले जब उसका ब्रेन डोमेन विकसित हुआ था, वो देख तो सकता था, लेकिन शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता था। अब शरीर और दिमाग पूरी तरह समन्वित थे। आरव हिला, बहुत तेज, कोई फालतू हरकत नहीं, सीधे वार, सबसे कमजोर हिस्से पर, सबसे कम दूरी से, सबसे ज्यादा असर के साथ। 1, 2, 3, 4 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और 10 जमीन पर थे, कराहते हुए। आरव अब थ्री स्नेक के सामने खड़ा था। थ्री स्नेक की आंखें फैल गईं। ये क्या है? टीवी शो है क्या? उसने ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। अब तुम्हारी बारी है। आरव आगे बढ़ा। इस बार थ्री स्नेक ने प्रतिक्रिया दी। बाह आगे कर ब्लॉक किया। बैंग, घूंसा, उसका शरीर पीछे लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। इतना ताकतवर, उसकी बाह सुन्न हो चुकी थी। ठंडा पसीना, लेकिन आरव रुका नहीं। दूसरा वार, सीधा पेट पर, इस बार पूरी ताकत। थ्री स्नेक भी गिर गया, उठने की हालत में नहीं। पूरा दृश्य 1 मिनट से भी कम में खत्म। आरव ने चारों ओर देखा। लोग इकट्ठा होने लगे थे। चलो, उसने सिया और जॉन नियनलिन से कहा। जॉन नियनलिन अभी भी स्तब्ध थी। सिया ने उसका हाथ पकड़ा। तीनों तेजी से निकल गए। रास्ते में जॉन नियनलिन ने धन्यवाद कहा, फिर जल्दी में अलग दिशा में चली गई, जैसे कोई जरूरी काम हो। आरव और सिया सेंट्रल स्ट्रीट की ओर बढ़े। उनके लिए ये बस एक छोटा सा व्यवधान था। उनकी डेट जारी थी। दोपहर के बाद वो विला लौटे। सिस्टर जी आप आ गईं? सिया ने पूछा। जी सोफे पर बैठी थी, फाइलों का ढेर, अध्ययन में व्यस्त। आरव और सिया को हाथ पकड़े देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सुबह किन्यांग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन गई थी। नई कंपनी के लिए जगह देखी है। चलकर देखोगे? चलते हैं। कब? अभी। फिर सिया की ओर देखा। तुम ऊपर जाकर आराम करो, हम जल्दी लौट आएंगे। ठीक है, मैं पियानो प्रैक्टिस करूंगी।
सिया शर्मा गई। तुम्हारे आरव, सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। वो ऊपर चली गई। जी ने फाइलें समेटी। दोनों बाहर निकले। मैजराटी बिक चुकी थी। अब नई ऑडी एल थी। कम कीमत, लेकिन जी के व्यक्तित्व के अनुरूप। 2 प्लॉट देखे हैं, जी बोली। एक डेवलपमेंट जोन के बीच में, करीब 2000 स्क्वायर मीटर। दूसरा पीछे की तरफ, 800 स्क्वायर मीटर। कीमत में लगभग 10 गुना फर्क। उसने फाइल आरव को दी। पहला प्लॉट कभी पैकेजिंग फैक्ट्री था, अब खाली। लोकेशन बेहतरीन, लेकिन कीमत 12 मिलियन रुपए और निर्माण लागत अलग। दूसरा सिर्फ 1 मिलियन रुपए, कुल खर्च लगभग 4 मिलियन में संभल सकता था। अगर पहला लेते हैं? आरव ने पूछा। कुल कितना चाहिए? कम से कम 40 से 50 मिलियन रुपए। जी ने कहा। अगर 30 मिलियन पार्टनर से आए, 20 मिलियन बैंक लोन मिल जाए, तो शुरू हो सकता है। आरव चुप रहा। उसके पास कुल संपत्ति लगभग 160 मिलियन थी। 40 माइनस 50 मिलियन निकाल सकता था। पहले वो केंद्रीय प्लॉट देखते हैं, उसने कहा। जी ने सिर हिलाया। उसे लगा आरव जॉइंट वेंचर की बात मान रहा है। लेकिन आरव के दिमाग में कुछ और चल रहा था। नई कंपनी, बड़ा निवेश और भविष्य की नींव। कहानी अब नए मोड़ पर थी। उद्योग, रणनीति और शक्ति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 63। 12 मीटर चौड़ी सड़क पूरे किन्यांग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन को बीच से काटती हुई गुजर रही थी। सूर्यानगर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र और ये इलाका शहर का इलेक्ट्रिकल मशीनरी केंद्र माना जाता था। यहाँ की ज्यादातर कंपनियां मोटर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी ब्रांड थीं। कुछ ही पेपर कंपनियां थीं, जो इन मशीनरी कंपनियों के लिए कार्टन और लकड़ी के बॉक्स बनाती थीं। सूर्यानगर के लगभग सभी प्रसिद्ध इलेक्ट्रिकल ब्रांड यहीं इकट्ठा थे, जैसे टेयांग इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उद्योग का बादशाह, बोडोंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जिसका एक्सपोर्ट टेयांग के बाद दूसरे नंबर पर था, गोंगशन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जिसकी घरेलू बिक्री मजबूत थी। ये तीनों उद्योग के शीर्ष स्तंभ थे। अगर गु टोक्वोन की कंपनी दिवालिया न हुई होती, तो वो भी इस सूची में होती। लेकिन उसकी फैक्ट्री किन्यांग में नहीं, बैंजोंग डेवलपमेंट जोन में थी। हालांकि किन्यांग सूर्यानगर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था। आरव पहली बार यहां आया था और पहली बार उसने इतने बड़े ब्रांड एक साथ देखे। गु जी जिस जमीन की बात कर रही थी, वो बोडोंग और गोंगशन के बीच थी। पास ही कई बड़े घरेलू ब्रांड थे। लोकेशन सचमुच गोल्डन, इसीलिए कीमत भी ऊंची थी। और संयोग देखिए, मूल मालिक कुछ दिन पहले ही दिवालिया हुआ था, वरना इतनी अच्छी जमीन आधे महीने में मालिक नहीं बदलती। गु जी ने कार बाहर रोकी। पुरानी कॉटन फैक्ट्री का ढांचा गिराया जा रहा था, लेकिन गेट के बाहर कुछ लोग पहले से मौजूद थे। आरव ने पहचाना होंग शिचेंग और उसके साथ एक महिला सचिव और एक हल्का मोटा मध्यम आयु का व्यक्ति। चेहरे की बनावट होंग शिचेंग से मिलती जुलती। ये यहाँ क्यों है? गु जी ने भौहें सिकोड़ी। वो समझ चुकी थी, वो मध्यम आयु का व्यक्ति था। होंग फंग, वफेंग इलेक्ट्रिक कंपनी का सीईओ और होंग शिचेंग का पिता। वफेंग घरेलू बाजार में टॉप 10 में था। हालांकि उसका मुख्य प्लांट किन्यांग में नहीं, बैंजोंग में था, लेकिन साफ था वो इस जमीन पर नजर गड़ाए था। जी, होंग शिचेंग खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसकी मुस्कान जम गई। उसे बाओ शलोंग की घटना याद थी। आरव की फुर्ती उसके दिमाग में ताज़ा थी। जी, तुम यहाँ? होंग फंग ने पूछा। वो गु टोक्वोन से परिचित था। नई इलेक्ट्रिकल कंपनी खोलने का विचार है। जगह देखने आई हूँ, गु जी ने शांत स्वर में कहा। होंग फंग मुस्कुराया। मैं भी विस्तार चाहता हूँ। ब्रांड को यहाँ लाना है। इतनी अच्छी जमीन मिल जाए तो छोड़ना मुश्किल है। ये सुनकर गु जी का मन बैठ गया। वफेंग की पूंजी उनसे कई गुना अधिक थी। होंग फंग ने आगे कहा, जी, अगर चाहो तो शिचेंग के साथ मिलकर काम कर सकती हो। मैं उसे यहाँ की कंपनी संभालने दूंगा। तुम चाहो तो हिस्सा दे देंगे। होंग शिचेंग तुरंत बोला,
जी 10% शेयर दे दूंगा, बस तुम साथ काम करो। 10% सुनने में कम था, लेकिन भविष्य में कई करोड़ हो सकते थे। जरूरत नहीं, मैं बिना काम के हिस्सा नहीं लेती। गू जी ने तुरंत मना किया। वो समझ रही थी इसका मतलब क्या है। हॉन फंग की आंखों में असंतोष चमका। पहले होता तो ठीक था, लेकिन अब गू फैमिली गिर चुकी थी। फिर भी मना, उसे ये अकड़ लगी। जी सोच लो। हॉन शिचेंग बेचैन हुआ। मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। नहीं, धन्यवाद। गू जी ने फिर मना किया। उसने आरव की ओर देखा। चलो, क्यों जाएं? आरव मुस्कुराया। वो हिला भी नहीं। गू जी समझ गई, वो कुछ कहना चाहता है। आरव ने पूछा, सिस्टर जी, मालिक का संपर्क है? हाँ, है। लेकिन क्यों? खरीदने के लिए। आरव ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। उन्हें बुलाए, मैं बात करूंगा। हॉन फंग की आंखों में हल्का आश्चर्य, लेकिन वो शांत खड़ा रहा। आत्मविश्वास से उसे विश्वास था, कोई उससे बोली नहीं लगा पाएगा। गू जी ने कॉल किया। कुछ ही देर में कार्टन फैक्ट्री के अंदर से एक मोटा मध्यम आयु का व्यक्ति निकला। फुर्तीला, गोल चेहरा, मुस्कुराता हुआ। डू चेंग, ये बॉस काओ हैं। गू जी ने परिचय दिया। बॉस काओ ने गू जी और आरव को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हॉन फंग पर पड़ी, उसके चेहरे पर गर्मजोशी फैल गई और वो दिशा बदलकर सीधे हॉन फंग की ओर बढ़ गया। गू जी का दिल धक से रह गया। शायद अब सच में कोई उम्मीद नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 64। सीईओ हॉन्ग, आप यहाँ पहले एक फोन तो कर देते। इतनी भी क्या जल्दी थी? मोटे बॉस काओ ने हाथ बढ़ाया। हॉन फंग से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, जैसे दोनों बरसों पुराने दोस्त हों। लेकिन सच ये था, दोनों सिर्फ कुछ दावतों में मिले थे, बस पहचान भर थी। हॉन फंग की कुल संपत्ति करीब 1 अरब के आसपास थी, जबकि काओ चेंग कुछ जमीनों के सहारे 30-40 मिलियन का मालिक। फिर भी हॉन फंग ने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। वो मुस्कुराया। सुना है ये जमीन बेच रहे हैं? सीईओ हॉन की दिलचस्पी है। काओ चेंग ने सीधा पूछा। पुराने जान पहचान वाले हैं। कीमत बताए, उचित हुई तो मैं खरीद लूंगा। काओ चेंग ने थोड़ी देर सोचा। मैं तो 15 मिलियन में बेचने वाला था, लेकिन आपके लिए 14 मिलियन। गू जी ने मन ही मन कहा। लोमड़ी, हॉन फंग को अमीर देख सीधे दाम बढ़ा दिए। 15 मिलियन। हॉन फंग की भौहें सिकुड़ी। वो जानता था असल कीमत लगभग 10 मिलियन है। जरा कम कीजिए, उसने कहा। काओ चेंग ने नाटक किया। ठीक है, 1 मिलियन कम। 13 मिलियन। हॉन फंग का चेहरा सख्त हुआ। इतना भी क्या मजाक? काओ चेंग ने फिर मुस्कुराकर कहा। ठीक है, 12 मिलियन। अंतिम। हॉन फंग चुप रहा। साफ था, उसे पता था सामने वाला झुक चुका है। आखिरकार काओ चेंग बोला, 10 मिलियन, इससे कम नहीं। हॉन फंग संतुष्ट हुआ। वो मानने ही वाला था। तभी आरव की आवाज आई। बॉस काओ, 10 मिलियन, मैं लेता हूं ये जमीन। चारों तरफ सन्नाटा। हॉन फंग, हॉन शिचेंग, काओ चेंग और गू जी, सबकी नजर आरव पर। तुम खरीदोगे? काओ चेंग ने गौर से देखा। आरव का व्यक्तित्व किसी अमीर घराने से कम नहीं लग रहा था। गू जी भी चौंकी। उनके पास कुल 10 मिलियन ही थे और निर्माण के लिए 30-40 मिलियन और चाहिए थे। लेकिन आरव के चेहरे की मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। हाँ, अगर आपको आपत्ति नहीं, आरव शांत स्वर में बोला। हॉन फंग की आंखों में चिड़चिड़ापन उभरा। पहले आओ पहले पाओ होता है, बीच में टोकना ठीक नहीं। आरव मुस्कुराया। हमने सुबह संपर्क किया था, तो तकनीकी रूप से हम पहले हैं। फिर गू जी की ओर देखा। सही है ना? हाँ। गू जी ने सिर हिलाया। काओ चेंग समझ गया, ये दोनों साथ हैं। सुबह गू जी से बात करते समय उसने कीमत कम बताई थी। अब हालात उसके पक्ष में थे। उसने कहा, आप दोनों आपस में तय कर लीजिए। हॉन फंग बोला, 11 मिलियन। अंतिम। दोस्ती समझकर, स्पष्ट दबाव। मैं 11 और आधा मिलियन देता हूँ।
आरव ने तुरंत कहा। काओ चैंग का मन डोला। 5 लाख छोटी रकम नहीं थी, लेकिन होंग फंग को नाराज करना भी ठीक नहीं। डायरेक्टर होंग, थोड़ा और, उसने इशारा किया। 11 मिलियन, बस। होंग फंग अडिग रहा। काओ चैंग का चेहरा बदल गया। तो माफ कीजिए, मैं ये जमीन इन्हें बेचूंगा। वो पलटकर आरव की ओर मुड़ा। चलिए बैठकर बात करते हैं। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया। उसने उम्मीद से भी कम दाम में सौदा कर लिया था, लेकिन उसे पता था होंग फंग अब उससे नफरत करेगा। गू जी अभी भी उलझन में थी। पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन आरव की संतुष्ट मुस्कान उसे भरोसा दे रही थी। तीनों कार में बैठकर निकल गए। होंग फंग का चेहरा राख जैसा हो चुका था। जमीन उसकी आंखों के सामने छिन गई। पापा, अब। होंग शिचेंग बेचैन था। नई कंपनी, नया विस्तार, सब दांव पर था। घर चलकर बात करेंगे, होंग फंग ने ठंडे स्वर में कहा। वो रोल्स रॉयस की ओर बढ़ गया। होंग शिचेंग पीछे पीछे चला। उसकी नजर दूर जाती ऑडी A4L पर पड़ी। उसके चेहरे पर निराशा थी। खेल अभी शुरू हुआ था। उद्योग, प्रतिस्पर्धा और टकराव। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 65। पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। रियल एस्टेट सर्टिफिकेट की ट्रांसफर प्रक्रिया भी पूरी। अब नई कंपनी का पता आधिकारिक रूप से तय हो चुका था। डू चेंग, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? गू जी अब भी स्तब्ध थी। उसने देखा था 11.5 मिलियन रुपए जमीन के लिए, और फिर 30 मिलियन रुपए कंपनी निर्माण के लिए। उसकी समझ से बाहर था। जिसे घर से निकाला गया था, वो इतना अमीर कैसे? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, असल में ये पैसा पूरी तरह मेरा नहीं है। गू जी ने उलझन भरी नजर से देखा। ये पैसा मैंने ली यू से जीता है। सही मायने में ये तुम्हारे गू फैमिली का ही पैसा है। गू जी और भी हैरान हुई। आरव ने समझाया, मैं हुवैंगपू क्लब हाउस में काम करता हूँ। असल में वो एक बड़ा कैसीनो है। ली यू वहाँ अक्सर आती थी। कैसीनो के साथ मिलकर मैंने उससे ये पैसा जीता। गू जी समझ गई। अब समझ आया वो वहाँ इतनी बार क्यों जाती थी। आरव बोला, इसलिए ये पैसा इस्तेमाल करने में चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन गू जी ने सिर हिलाया। नहीं, ये पैसा तुमने जीता है। अब इसका गू फैमिली से कोई संबंध नहीं। हमें शेयर फिर से बांटने होंगे। वो सिद्धांतों वाली महिला थी। आरव मुस्कुराया। ठीक है। गू जी ने हिसाब लगाया। पहले हमारे पास 10 मिलियन थे, अब 41.5 मिलियन तुमने डाले। कुल 51.5 मिलियन। मैंने सिर्फ 5 मिलियन डाले, तो मेरा हिस्सा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हारा। आरव हंसा। इतना सख्त हिसाब? अगर ऐसे देखो तो तुम्हें टेक्नोलॉजी शेयर भी मिलना चाहिए। सारी ऑपरेशन तुम संभालोगी। मुझे इस उद्योग का ज्ञान नहीं। कुछ सोचकर बोला, ऐसा करते हैं, 20% तुम्हारा, 80% मेरा। बाकी कंपनी शुरू होने के बाद देखेंगे। गू जी ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। शेयर की बात यहीं खत्म हुई। फिर उसने पूछा, नई कंपनी का नाम? आरव मुस्कुराया। आपने सोच रखा है? गू जी हल्का मुस्कुराए। रोंगशिंग मोटर को लिमिटेड। आरव ने दोहराया। रोंगशिंग नाम सरल था, अर्थपूर्ण भी, और शायद सिया के नाम से जुड़ा हुआ। अच्छा है, यही रखिए। नई कंपनी का नाम तय हुआ, रोंगशिंग मोटर। कुछ देर बाद गू जी तैयारी में लग गई। उसे बहुत काम करना था। वो चली गई। आरव ऊपर पियानो रूम की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे लव ऑफ द स्काई की धुन सुनाई दी। सिया पियानो में डूबी हुई थी, चेहरे पर मधुर मुस्कान, पूरी तल्लीनता। आरव दरवाजे पर खड़ा सुनता रहा। पूरा एक गीत, ध्यान से। इस बार धुन में बदलाव था, अब भी पूर्ण नहीं, लेकिन प्रेम की मिठास झलक रही थी। पुरुष और स्त्री के जटिल भाव नहीं, लेकिन प्रेम की खुशी जरूर थी। कम समय में इतनी प्रगति। सिया की प्रतिभा असाधारण थी। वो सीखती थी, समझती थी, और फिर उसे आत्मसात करती थी।
ताली ताली, हल्की आवाज गूंजी। सिया ने पलटकर देखा। आरव। उसका चेहरा लाल हुआ, लेकिन आंखों में उत्साह। अब कैसी थी मेरी धुन? बहुत अच्छी, काफी सुधार है। थोड़ा और अभ्यास और लव ऑफ द स्काई और बेहतर होगा। सिया की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, आरव ने रहस्यमय अंदाज में कहा। तुम्हें एक जगह ले चलूं, शायद वहां जाकर और अच्छा बजा सको। सिया उत्सुक हो गई। कहाँ? आरव ने समय देखा। अभी जल्दी है, तुम अभ्यास करो, मैं बाद में लेकर चलूंगा। झूठ मत बोलना, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, कुछ नया होने वाला था, और उनकी कहानी धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 66 ताली ताली ताली। हल्की सी तालियों की आवाज गूंजी। पीछे से आती तालियों की आवाज सुनकर सिया ने तुरंत सिर घुमा लिया। जैसे ही उसने देखा कि वह आरव है, उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में उत्साह और खुशी चमक उठी। आरव, अब मैं कैसा बजा रही हूँ? सिया ने तुरंत पूछा। उसे खुद भी अपने सुधार का एहसास हो रहा था। आरव ने शांत स्वर में कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारा सुधार सच में काफी बड़ा है। अगर तुम कुछ समय और अभ्यास कर लो, तो लव ऑफ द स्काई को और भी बेहतर तरीके से बजा पाओगी। यह मूल्यांकन दरअसल जीना का था। आरव बस उसे शब्दों में कह रहा था। सच में? सिया का चेहरा और भी खिल उठा। हाँ, आरव ने सिर हिलाया, फिर हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें एक जगह ले चलूं? शायद वहां जाने के बाद तुम और भी अच्छा बजा सको। सिया तुरंत उत्सुक हो गई। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आरव ने सीधा जवाब नहीं दिया। घड़ी देखी, फिर रहस्यमय अंदाज में बोला, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। अभी समय है, तुम पहले अभ्यास करो, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे धोखा मत देना। सिया ने आगे कुछ नहीं पूछा, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव मुस्कुराया। सिया, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बेच दूं? सिया की आज्ञाकारी मुद्रा देखकर आरव के दिल के किसी कोने में जैसे कोई तार छू गया। उस पल सिया बेहद आकर्षक लग रही थी। उसके दूध जैसे गोरे चेहरे पर लंबी पलकें हल्के हल्के कांप रही थीं। उसके होंठ हल्के खुले हुए थे। आरव के मन में उसे चूमने की तीव्र इच्छा उठी। मुझे डर नहीं लगता, मुझे तुम पर भरोसा है, सिया ने शरारती अंदाज में कहा, लेकिन आंखें नहीं खोलीं। हालांकि उसके दिल में उत्सुकता भरी हुई थी। वह जानना चाहती थी कि आरव उसे कहाँ ले जाएगा। बाहर आसमान अंधेरा हो चुका था। सड़क की लाइटें जल चुकी थीं। बेंटली कार हल्की रोशनी में आगे बढ़ रही थी। अगर सिया आंखें खोल देती, तो वह पहचान जाती कि यह रास्ता कितना जाना पहचाना है। कुछ मिनट बाद कार रुक गई। आरव ने उसका हाथ थामा। धीरे से बोला, सिया, आंखें मत खोलना, मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ। सिया ने धीरे से जवाब दिया। वह महसूस कर रही थी कि आरव उसे सहारा देकर कार से उतार रहा है। वे घास के मैदान से गुजरे, फिर सीढ़ियाँ चढ़े, एक दरवाज़ा खुला और वे एक कमरे में दाखिल हुए, जहाँ हल्की सी परिचित खुशबू फैली हुई थी। रुकने के बाद आरव ने उसका हाथ छोड़ा। धीरे से कहा, ठीक है, अब आंखें खोलो। लेकिन सिया ने तुरंत आंखें नहीं खोलीं। महिला सहज ज्ञान और उस जानी पहचानी खुशबू से वह लगभग समझ चुकी थी कि वह कहाँ है। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। दो पारदर्शी आंसू उसकी आंखों से फिसल गए। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसके सामने वही दृश्य था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। वह कमरा जहां उसने 10 साल से ज्यादा समय बिताया था। कमरे की हर चीज वैसी ही थी जैसी वह छोड़कर गई थी, यहाँ तक कि वह हल्की खुशबू भी पूरी तरह नहीं गई थी। आरव, क्या ये सच है? सिया की आवाज भर्रा गई। उसके चेहरे पर अविश्वास और अपार खुशी थी, लेकिन वह साफ महसूस कर रही थी। एक तीव्र सुख और हल्की चक्कर सी खुशी उसे घेर रही थी। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने यह विला वापस खरीद लिया है। अब से तुम फिर इसी कमरे में रह सकती हो। दोपहर में सिया से अलग होने के बाद आरव पहले अस्पताल गया, फिर सीधे लियू फूशिंग की मदद से नीलामी घर पहुंचा। नीलामी प्रक्रिया बेहद आसान रही। हालांकि कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बोली लगाए, लेकिन अंत में आरव ने 1 करोड़ 80 लाख रुपये में यह विला खरीद लिया।
उसे पता था, सिया का इस कमरे से गहरा लगाव है। वह यहीं पली बड़ी थी। ये जगह उसे उसके दिवंगत पिता के करीब महसूस कराती थी। साथ ही आरव को अपनी माँ के लिए भी ऐसा शांत वातावरण चाहिए था। इसलिए 1,80,00,000 रुपये खर्च करना उसे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। और यह पैसा उसने कैसीनो से जीता था। इतनी आसानी से मिला पैसा उसे कभी वास्तविक भी नहीं लगा। इसलिए उसे ज़रा भी दुख नहीं हुआ। आरव, धन्यवाद, सिया ने गहरी कृतज्ञता से कहा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आरव के पास इतना पैसा कैसे आया। हालांकि आने से पहले आरव ने उसे सब बताया था, कैसे उसने ली युन से पैसा जीता। ये सुनकर सिया हल्की सी शर्मा गई। अचानक वह हल्के से उंगलियों के बल उठी, चेहरा मोड़ा और पानी पर फिसलती ड्रैगन फ्लाई की तरह आरव के गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। सिया, हाँ, सिया ने धीमे से उत्तर दिया। अनजाने में उसने सिर उठाया। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ। सिया की शर्मीली और मनमोहक मुद्रा ने आरव के भीतर की इच्छा को जैसे बांधों से मुक्त कर दिया। उसकी गर्म सांस सिया के चेहरे से टकरा रही थी। सिया की आंखों में हल्का सा भ्रम झलका, फिर उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसकी कांपती पलकें बता रही थीं कि वह कितनी भावुक और उत्तेजित है। आरव ने उसे चूम लिया। उसकी हरकतें थोड़ी अनाड़ी थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों उस मधुर एहसास में डूब गए। आरव को लगा मानो वह बादलों पर चल रहा हो। साथ ही उसके हाथ धीरे धीरे नीचे सरकने लगे। सिया को लगा जैसे आरव के हाथों में जादू हो। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसका चेहरा गर्म हो उठा। दोनों उस पल में पूरी तरह खो गए। कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 67। एक अजीब सी आग आरव के दिल में भड़क रही थी। उसकी बाहों में सिमटी सिया का शरीर और भी गर्म होता जा रहा था। वह एहसास आरव को गहराई तक झकझोर रहा था। तभी जैसे ही आरव का हाथ शरारत करने वाला था, सिया अचानक हल्की चीख के साथ पीछे हट गई। पता नहीं कहाँ से ताकत आई। उसने आरव को धक्का दे दिया। वह एक कदम पीछे गई, सिर झुका लिया, शर्मीली आवाज में बोली, आरव, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये सुनते ही आरव का खून जैसे और तेज बहने लगा। वह थोड़ी झेंपी हुई मुस्कान के साथ बोला, मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूँ। वह जीना की मदद से सिया की नसों को नियंत्रित कर उसे तुरंत शांत कर सकता था, लेकिन इस तरह की बात कहने में उसे शर्म आ रही थी। इसलिए एक वाक्य छोड़कर वह लगभग भागते हुए बाहर निकल गया। दरवाजे से तेजी से निकलते आरव को देखकर सिया हल्के से हंस पड़ी। उसके चेहरे की लाली थोड़ी कम हुई, लेकिन उसमें एक मोहक आकर्षण था। आरव सीधे पियानो रूम में गया। पियानो हटाए जाने के बाद कमरा खाली था, लेकिन उसके मन को शांत करने के लिए ये जगह काफ़ी थी। फिर भी उसके दिमाग में अभी का दृश्य बार बार घूम रहा था। उसकी इच्छा पूरी तरह शांत नहीं हो पा रही थी। तभी उसे पियानो के पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज़ से ही वह समझ गया कौन आ रहा है। कदम पास आए, फिर उसके पीछे रुक गए। दो पतले कोमल हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट गए। सिया ने पीछे से उसे गले लगा लिया। आरव के दिल में एक संतोष की लहर उठी। बहुत गर्माहट भरा एहसास था। आरव, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही गले लगा सकती हूँ? सिया की आवाज़ बहुत कोमल थी। हाँ, आरव ने धीरे से जवाब दिया। सिया ने अपना सिर उसकी पीठ पर टिका दिया। धीरे से बोली, आरव, अब मुझे समझ आया प्यार का एहसास कैसा होता है। जब दोनों गू विला से निकले तो रात के 8 बजने वाले थे। कार में बैठी सिया धीरे से आरव के कंधे पर सिर टिकाए थी। उसका चेहरा अभी भी हल्का लाल था। आरव, हम यहाँ कब शिफ्ट होंगे? वह उत्साह से पूछ बैठी। आरव ने कुछ सोचा, फिर कहा, थोड़ा समय लगेगा। मैं माँ को अस्पताल से निकालना चाहता हूँ। घर के कुछ हिस्सों की मरम्मत करनी होगी। करीब 1 महीना लगेगा। विला को बने 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे। कुछ हिस्से पुराने पड़ गए थे। आरव चाहता था सीढ़ियाँ और लॉन इस तरह बदले जाएं कि व्हीलचेयर आसानी से आ जा सके। सिया ने सिर हिलाया। ठीक है, जब मैं दीदी के साथ वापस आऊँगी तो आंटी की देखभाल में मदद करूँगी। आरव हल्के से मुस्कुराया। माँ बहुत खुश होंगी। उसके दिल में भी उम्मीद भर गई। बात करते करते
बेंटली कार उस विला के सामने पहुंच गई जहां सिया अभी रह रही थी, लेकिन जैसे ही आरव ने सिया को दरवाजे तक छोड़ा, उसका फोन बज उठा। इस नंबर को बहुत कम लोग जानते थे, गू बहनों के अलावा बस कुछ ही लोग, और उनमें से एक थी ये मेई। कॉल उसी की थी। फोन सुनते ही आरव कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। डोंगयांग डेवलपमेंट जोन सूर्यनगर का एक शानदार विला क्षेत्र था। 6 साल पहले विकसित हुआ। यह अमीरों की बस्ती थी। लग्जरी विला की लंबी कतारें, गोल्फ कोर्स, घुड़सवारी क्लब, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यहाँ सूर्यनगर का सबसे बड़ा कैसीनो भी था, एंडोन कैसीनो। बाहर से उसका नाम था एंडोन क्लब, एक निजी क्लब और रॉयल सिटी ग्रुप की संपत्ति। अगर ये मेई न बताती तो आरव को पता ही नहीं चलता कि हुआन पुडोंग के पास इतना बड़ा कैसीनो भी है। लेकिन सुबह होते होते शायद ये कैसीनो खत्म हो जाएगा। आरव की बेंटली दूर खड़ी थी। एंडोन क्लब का प्रवेश द्वार पूरी तरह घिरा हुआ था। पुलिस की लाइटें चमक रही थीं। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस गाड़ियां खड़ी थीं। लोगों को अंदर से निकालकर पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था। दूर से आरव ने ये मेई को देखा। वह सिगरेट जलाई हुई थी, लेकिन पी नहीं रही थी। पेड़ के नीचे खड़ी दरवाजे की ओर देख रही थी, थोड़ी अकेली। ये दीदी, क्या हुआ? आरव ने पूछा। ये मेई की आवाज में उदासी थी। बॉस हुआन को फंसाया गया है। यहाँ ड्रग्स से किसी की मौत हो गई। कुछ शेयर होल्डर्स ने भी उनके खिलाफ गवाही दी है। पीछे से कोई ताकतवर व्यक्ति आग में घी डाल रहा है। इस बार शायद वह बच नहीं पाएंगे। आरव ने शांत स्वर में पूछा। सिर्फ इतना काफी है उन्हें गिराने के लिए? ये मेई हल्का हंसी। अगर सिर्फ इतना होता तो बॉस हुआन संभाल लेते, लेकिन उन्होंने किसी बहुत बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। वह चाहता है तो बस अपनी ताकत से उन्हें खत्म कर सकता है। आरव समझ गया, यह अंडरवर्ल्ड नहीं, ये सत्ता की ताकत है। वह अभी कहाँ है? अंदर, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। आरव ने सिर हिलाया। दोनों अंदर चले गए। पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। आरव की आंखों में एक अजीब चमक आई। ये मेई बोली, तुम सोच रहे हो मुझे क्यों नहीं रोका? आरव चुप रहा। क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ। तुम्हारी भाषा में कहो तो मैं एक जासूस हूँ। बस सालों में अपनी असली पहचान लगभग भूल गई। वह मुस्कुराई, लेकिन आवाज में दर्द था। आरव की मुलाकात हुआन पुडोंग से एक शानदार निजी कक्ष में हुई। कमरे में अब सिर्फ वे दोनों थे। हुआन पुडोंग शांत दिख रहे थे, लेकिन चेहरा थका हुआ था। पहला सवाल, क्या तुम ये मेई की पहचान जानते हो? आरव ने हल्का सिर हिलाया। हुआन पुडोंग बोले, मैं पहले से जानता था। उसने खुद बताया था। आज अगर उसने मदद न की होती तो मैं तुमसे नहीं मिल पाता। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ? आरव बोला, कुछ अंदाजा है, लेकिन पक्का नहीं। हुआन पुडोंग मुस्कुराए, तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हारी पहचान जानता हूँ। त्यानरॉन फॉर्मा के चेयरमैन, डू एनमिंग का चौथा बेटा, डू परिवार का चौथा युवा मास्टर। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई युवा मास्टर नहीं, बस एक नाजायज बेटा जिसे घर से निकाल दिया गया। हुआन पुडोंग बोले, मुझे पता है तुम डू परिवार से नफरत करते हो, लेकिन अकेले तुम उन्हें नहीं गिरा पाओगे, खासकर उनके पीछे की ताकत को। उन्होंने सीधे पूछा, क्या तुम मेरे साथ सौदा करना चाहोगे? मेरे पास तरीका है तुम्हें डू परिवार से निपटने में मदद करने का। आरव हल्का मुस्कुराया। अगर यह जीना मिलने से पहले होता तो शायद वह तुरंत मान जाता, लेकिन अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। धीरे से बोला, माफ कीजिए, मुझे दिलचस्पी नहीं। हुआन पुडोंग ने सिर हिलाया। सही चुनाव। अगर तुम मान जाते तो भी मैं सौदा नहीं बताता, क्योंकि यह असफल होना तय था। फिर उन्होंने कहा, ये मेई के पास कुछ जानकारी है, वह तुम्हारे काम आएगी। इसे मेरी छिपी हुई निवेश समझो। भविष्य में अगर तुम ताकतवर बन गए तो ये मेई तुम्हें ढूंढेगी। तब तक शायद मैं जिंदा न रहूं। आरव ने कहा, धन्यवाद। सीधा वादा नहीं किया। हुआन पुडोंग ने गहरी सांस ली। जब आदमी मरने वाला होता है तो उसकी बातें सच्ची होती हैं। अभी समय है, बैठो, मैं तुमसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ, शायद तुम्हारे भविष्य के लिए काम आएं। ये सुनते ही आरव की आंखों में चमक आ गई। जानकारी से ज्यादा उसे यह बातचीत महत्वपूर्ण लगी।
जारी रहेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 68। हुआन पुडोन को ले जाया गया। पुलिस की गाड़ी दूर चली गई। उसे जाते हुए देखकर आरव समझ गया, शायद अब वह सूर्यनगर के इस प्रभावशाली व्यक्ति से कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा। जहां तक हुआन पुडोन के अंजाम का सवाल था, आरव ने ज्यादा परवाह नहीं की। ये मेई उसके पास खड़ी थी। रात गहरी थी, लेकिन आरव साफ देख सकता था। उसकी आंखों के कोने हल्के लाल थे। चलते हैं। काफी देर बाद ये मेई ने निगाहें हटाईं, धीरे से सांस ली और आगे बढ़ गई। आरव ने कुछ नहीं कहा। लियू फूशिंग को कार लेकर वापस भेज दिया गया। आरव खुद ये मेई की पोर्शे की आगे वाली सीट पर बैठ गया। कार में बैठते ही आरव ने आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। जब भी वह गहराई से सोचता, वह ऐसे ही करता था। इससे उसका दिमाग ज्यादा केंद्रित रहता था। आज की घटना बहुत अचानक थी, इतनी अचानक कि वह अभी तक पूरी तरह पचा नहीं पाया था। उसकी कुछ योजनाएं थोड़ी बाधित भी हुईं, लेकिन आज की कमाई भी कम नहीं थी। लगभग 1 घंटे की बातचीत में हुआन पुडोंग ने उसे बहुत कुछ सिखाया, ऐसी बातें जो जीना भी नहीं सिखा सकती थी। यह एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार था, आरव के लिए बहुत मूल्यवान। तभी ये मेई ने कहा, आरव, डायरेक्टर हुआंग ने हुआनपू क्लब मेरे नाम कर दिया है। अगर तुम चाहो तो कैसीनो में काम जारी रख सकते हो। इसे मेरी मदद समझो। ठीक है, आरव ने तुरंत हामी भर दी। उसे पता था ये बात साधारण नहीं है। और एक सवाल भी था, हुआन पुडोन के गिरने के बाद ये मेई क्यों नहीं जा रही। लेकिन उसने पूछा नहीं। वह जानता था अगर पूछेगा भी तो जवाब नहीं मिलेगा। वह हुआनपू क्लब का उपयोग करना चाहता था, दू परिवार का ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए। अगर वह सीधे इलेक्ट्रिकल मशीनरी या दूसरे उद्योगों में उतरता तो दू परिवार जरूर हरकत में आता। ये मेई हल्के से मुस्कुराए। तुम सोच रहे हो मैं क्यों नहीं जा रही, है ना? आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कान बता रही थी कि वह समझ गया है। आधा कारण तुम हो, डायरेक्टर हुआंग ने कहा है। मैं तुम्हारी मदद करूं, और कई साल यहाँ रहने के बाद मुझे इस जगह से लगाव भी हो गया है। आरव ने कहा, तो आगे मुझे आपकी मदद लेनी पड़ेगी। ये दीदी, ये मेई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब तुम मुझे दीदी कहते हो तो फिर तुम्हारी मदद न करूं तो किसकी करूं? उनकी कार शहर के केंद्र के पास एक बड़े रिहायशी इलाके में पहुंच गई। कार पार्क करने के बाद ये मेई ने सामने एक करीब 20 मंजिला इमारत की ओर इशारा किया। डायरेक्टर हुआंग ने जो चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़ी हैं वो मेरे घर पर हैं। पहले वहां चलते हैं। आरव ने हल्की हैरानी से उसे देखा। इतनी सक्षम और अमीर महिला विला में भी रह सकती थी, लेकिन उसने एक साधारण अपार्टमेंट चुना था। फिर भी वह चुपचाप पीछे चल दिया। लिफ्ट में घुसे। ये मेई 16वीं मंजिल पर रहती थी। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। अचानक 10 से ज्यादा मध्यम आयु के आदमी अंदर घुस आए। सबके शरीर से तेज शराब की गंध आ रही थी। लिफ्ट तुरंत भर गई। ये मेई ने हल्का भौहें सिकोड़ लीं। जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। आरव भी उस गंध से परेशान था। लिफ्ट चलने लगी। भीड़ और धक्का मुक्की में ये मेई धीरे धीरे आरव की तरफ धकेली गई। कुछ शराबी आदमी जानबूझकर पास आने की कोशिश कर रहे थे। ये मेई ने मदद की नज़र से आरव की ओर देखा, फिर खुद को पूरी तरह उसकी बाहों में सिमटा लिया। आरव ने दोनों हाथ लिफ्ट की लोहे की रेलिंग पर टिकाए, लगभग आधा घेरा बनाकर उसे बीच में सुरक्षित कर लिया। उसकी बाहों की ताकत बॉडी रिफाइनिंग ट्रेनिंग के कारण काफी बढ़ चुकी थी, वरना इस धक्का मुक्की में वह खुद भी गिर सकता था। उसका शरीर लगभग ये मेई से सटा हुआ था। उसे उसकी हल्की गर्म सांस महसूस हो रही थी। लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही थी। 10 सेकंड से भी कम में 12वीं मंजिल आ गई। जैसे ही लिफ्ट रुकी, एक शराबी आदमी अचानक उल्टी करने लगा। पहले सामने खड़े साथी की ओर मुड़ा, फिर अंतिम क्षण में घूम गया और उल्टी आरव और ये मेई की ओर कर दी। आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये मेई को अपनी बाहों में पूरी तरह ढक लिया। ज्यादातर गंदगी उसने खुद झेल ली, लेकिन थोड़ा सा ये मेई के कपड़ों पर भी गिर गया। सॉरी, सॉरी, वह आदमी बड़बड़ाया। बाकी लोग लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। आरव ने मन ही मन इसे बदकिस्मती माना।
वह बहस में नहीं पड़ा। सबसे जरूरी था जल्दी से साफ होना। लिफ्ट आगे बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दोनों तुरंत बाहर निकल आए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 69। ये मेई का घर एक डुप्लेक्स सूट था। ज़्यादा बड़ा नहीं, करीब 100 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक, लेकिन उसके लिए अकेले रहने को काफ़ी था। सजावट भव्य नहीं थी, हर जगह एक स्त्री की बारीकी झलकती थी। ज़्यादातर फर्नीचर बेंत का था, हल्का प्राचीन शैली का स्पर्श। पहली मंजिल लगभग पूरी तरह एक बड़े हाल में बदली हुई थी। सिर्फ एक रसोई और एक स्नानघर अलग थे, कोई अतिरिक्त कमरा नहीं। पूरा स्थान खुला और शांत महसूस होता था। लेकिन दूसरी मंजिल स्पष्ट रूप से और भी खुली थी। ऊपर लगभग कोई अलग कमरा नहीं था, कुछ संगमरमर के स्तंभों के अलावा पूरा हिस्सा एक ही बड़े कमरे जैसा था। स्नानघर भी धुंधले कांच का बना था। खुली रसोई, बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल, सब एक ही नज़र में दिखाई देते थे। दोनों तरफ विशाल कांच की खिड़कियां थीं। अगर पर्दे हट जाएं, तो 16वीं मंजिल की ऊंचाई से सूर्यनगर की रात का दृश्य साफ दिखता। पहले तुम नहा लो, मैं तुम्हारे कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। अंदर आते ही ये मेई आरव को ऊपर ले गई। कांच के स्नानघर की ओर इशारा किया। आरव थोड़ा झिझका। कांच पूरी तरह अपारदर्शी नहीं था, वह अभी तक पूर्ण अनुभवहीन था। इस तरह नहाना उसे असहज लगा। ये मेई ने आंखें घुमाईं। मैं औरत हूँ, मुझे तो परवाह नहीं, तुम्हें क्या डर है? आरव ने सोचा। शरीर पर गंदगी और बदबू भी थी। आखिर उसने ज्यादा नहीं सोचा। कांच का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। सारे कपड़े उतार दो, मैं सब धो दूंगी। बाहर से आवाज आई। आरव ने कपड़े उतारे, दरवाज़ा खोलकर बाहर दे दिए। इतना छिपने की जरूरत नहीं, बगल से फिर भी दिख रहा है, ये मेई ने हंसते हुए चिढ़ाया। लगातार छेड़े जाने से आरव का चेहरा गर्म हो गया। इस बार वह सीधा खड़ा हो गया, लगभग पारदर्शी कांच के उस पार। सीधे ये मेई की ओर देखा। ये मेई पहले तो चौंकी, फिर सिर से पांव तक उसे देखा। अचानक हल्की चीख के साथ पीछे हट गई। नहाकर आरव नीचे सोफे पर बैठा था, कंधे पर तौलिया। ये मेई की आंखों में जो शरारत थी, वह याद आते ही उसका चेहरा फिर गर्म हो गया। ऊपर से पानी की आवाज आ रही थी। ये मेई अब नहा रही थी। वह आवाज अनजाने में उसके मन में कल्पनाएं जगा रही थी। करीब 10 मिनट बाद ये मेई नीचे आए। उसने लाल रंग का ढीला रात्रि वस्त्र पहन रखा था। कमर पर पतली बेल्ट बंधी थी, लंबी टांगें हल्के से झलक रही थीं। किसी भी पुरुष के लिए ये दृश्य आकर्षक था, आरव के लिए भी। लेकिन उसकी नज़र सीधे उसके हाथ में पकड़े दस्तावेज बैग पर गई। ये डायरेक्टर हुआंग ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, देखो। उसने बैग थमा दिया, खुद चाय बनाने लगी। बैग भारी था, अंदर मोटी फाइलों का ढेर था। ये सूर्यनगर के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की जानकारी थी, यहाँ तक कि प्रांत के बड़े लोग भी। और सबसे महत्वपूर्ण, दू परिवार के पीछे की ताकत से जुड़े लोग। हर व्यक्ति का स्वभाव, परिवार, कमजोरियाँ, रिश्ते, सब दर्ज था, यहाँ तक कि उनके गुप्त संबंध भी। कई लोगों के खिलाफ ब्लैकमेल सामग्री भी थी। रखेल संबंध, सत्ता और धन का लेन देन, पैसे की धुलाई, और सबूत कहाँ रखे हैं, वह भी साफ लिखा था। ये मेई बोली, अब विश्वास है, ये डायरेक्टर हुआंग की 10 साल की मेहनत है। अगर इसे जोड़ो तो यह एक बहुत बड़ा संबंध जाल है। सही उपयोग किया तो दू परिवार से निपटने में काम आएगा। लेकिन अभी तुम्हारी ताकत कम है। आरव ने सिर हिलाया। ये दस्तावेज उसके लिए अमूल्य था। दुर्भाग्य से वह जाल बुनने से पहले गिर गए। अगर मौका मिले तो उनके लिए वह बोझ हटाना। ये मेई की आवाज में गरिमा थी। आरव हल्का मुस्कुराया। कुछ बातें अभी वादा नहीं कर सकता। ये मेई ने सिर हिलाया। बस मन में रखना काफी है। अभी अपने विकास पर ध्यान दो। अगर मिलो तो उनका धन्यवाद कहना। रात 10 बजे के बाद आरव वहां से निकला। कपड़े हल्के नम थे। घर लौटकर उसने कपड़े उतारे। सामने आभासी स्क्रीन पर जीना प्रकट हुई। जीना, इन सब को स्कैन कर लो, डेटाबेस में सुरक्षित रखो। ये जानकारी उपयोगी थी, लेकिन अपने पास रखना खतरनाक। जीना ने एक एक पन्ना स्कैन किया। करीब आधा घंटा लगा। 100 से ज्यादा फाइलें थीं। स्कैन पूरा होने के बाद आरव ने लाइटर निकाला, सभी कागज जला दिए, राख शौचालय में बहा दी। कोई निशान नहीं छोड़ा। फिर वह बिस्तर पर बैठा। तुरंत अध्ययन शुरू नहीं किया। पहले
पूरी जानकारी दिमाग में व्यवस्थित की। दू परिवार अभी बहुत शक्तिशाली था। सीधा टकराव संभव नहीं, भले ही उसके पास सबूत हों। ताकत के बिना उपयोग नहीं कर सकता। अभी प्राथमिकता स्वयं का विकास। क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स। जीना संभाल रही थी। 1 महीने में परफेक्ट लाइफ उत्पाद तैयार हो जाएगा। बाजार परीक्षण अगला महत्वपूर्ण कदम होगा। रोंगशिन इलेक्ट्रिक कंपनी अभी निर्माण चरण में थी। कम से कम 6 महीने और। लेकिन आरव यही नहीं रुकेगा। दू परिवार से निपटने के लिए उसे औषधि उद्योग में भी उतरना होगा। औषधि उद्योग का विचार आते ही उसके दिमाग में एक व्यक्ति की फाइल उभरी, जिसका विवरण हुआंग पुडोंग की जानकारी में था। जारी रहेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 70। अगली सुबह जब आसमान हल्का उजाला लेने लगा था, आरव बिस्तर से उठ गया। कल के प्रशिक्षण के दौरान उसे साफ महसूस हुआ था कि उसकी शारीरिक रूपांतरण तकनीक एक नए चरण में पहुंच गई है। ये था पूर्ण एकीकरण का चरण। अब उसकी लचक इतनी बढ़ चुकी थी कि वह लगभग हर मुद्रा की आवश्यकता पूरी कर सकता था। आज उसका केवल एक लक्ष्य था, हर एक क्रिया सबसे मानक स्थिति में पूरी करनी है। हल्का वार्म अप करने के बाद वह सीधे अभ्यास में जुट गया। पहला चक्र 6 मिनट लगे। कुल मिलाकर गतियां प्रशिक्षण वीडियो से लगभग 90% मेल खाती थीं, लेकिन अभी भी उच्चतम कठिनाई पूरी नहीं हुई थी। अच्छी बात यह थी कि अभ्यास के बाद उसके शरीर में पहले जैसी असहनीय पीड़ा नहीं रही। थोड़ा आराम लेकर उसने दूसरा चक्र शुरू किया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां। हर बार समय कम होता गया, हर बार मुद्रा और सटीक होती गई। छठे चक्र में उसने अंततः हर गति को पूरी तरह सटीक पूरा कर लिया। समय लगभग 5 मिनट। जीना की आवाज आई, बहुत अच्छा प्रिय मास्टर, आपने मूल रूप से शारीरिक रूपांतरण तकनीक पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अब केवल अभ्यास जारी रखकर हर चक्र 4 मिनट के भीतर पूरा करना है। आरव ने सिर हिलाया। ग्रीन स्नैक गैंग के साथ हुई पिछली भिड़ंत के बाद उसे इस तकनीक और छद्म गुरुत्वाकर्षण स्थान पर और अधिक विश्वास हो गया। अध्याय 71। आरव, ये तुम्हारी कार है। बेंटली की पिछली सीट पर बैठी नस सविता स्पष्ट रूप से संकोच में थीं। वह सामने की सीट के हेडरेस्ट पर लगे एलसीडी स्क्रीन को देख रही थीं, फिर बीच की आर्मरेस्ट पर लगे बटन। उन्हें कारों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना समझने के लिए उन्हें विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं थी। ये कार बहुत महंगी है। आरव मुस्कुराया। नहीं आंटी, कंपनी की है। मुझे अभी ड्राइव करना भी नहीं आता। लेकिन उसके मन में योजना बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना होगा। लियू फूशिंग अच्छा ड्राइवर था, लेकिन हर बार उस पर निर्भर रहना सुविधाजनक नहीं था। ओह, कंपनी की है। नस सविता ने राहत की सांस ली। बहुत महंगी लग रही है, आरव ने सहज स्वर में कहा। पता नहीं, शायद ज़्यादा महंगी नहीं होगी। वह करोड़ों की कीमत नहीं बताने वाला था। नस सविता ने बात बदल दी। लगता है कंपनी के मालिक तुम्हें बहुत मानते हैं। काम मन लगाकर करना। एक दिन जब तुम्हारी माँ जागें तो उन्हें अच्छा जीवन देना। आरव का हृदय गर्म हो उठा। मैं मेहनत करूंगा। सच में, माँ के कोमा में जाने के बाद बहुत कम लोग थे जो उसके लिए सच्चे दिल से चिंतित थे। नस सविता उनमें से एक थीं। तुम्हें आगे बढ़ते देख मुझे सुकून मिलता है। वह सच में उसे आधा बेटा मानती थीं। बात करते करते बेंटली शहर पार कर पश्चिमी उपनगर की ओर मुड़ गई। करीब 10 मिनट बाद कार गू विला के सामने रुकी। कार से उतरकर नस सविता ने सामने की भव्य हवेली देखी। विशाल लॉन, बगीचा, फव्वारा, करीब 600 वर्ग मीटर का क्षेत्र। वह अवाक रह गईं, फिर उलझन में बोलीं, आरव, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ क्यों रुके? आरव ने जेब से चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला। आंटी, यही है क्या? यह विला तुम्हारा है? उनकी आवाज़ में अविश्वास था। हाँ, कल ही खरीदा है। फिर बोला, थोड़ा नवीनीकरण करवाऊंगा, फिर माँ को यहाँ ले आऊंगा। लेकिन नस सविता उसकी बात सुन ही नहीं रही थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, आरव, तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? कोई गलत काम तो नहीं किया? तुम अभी जवान हो, जल्दबाजी में जीवन बर्बाद मत करना। उनकी चिंता सच्ची थी। आरव भावुक हो उठा। आंटी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अगर माँ जागी और उनका बेटा उनके पास ना हो तो क्या होगा? क्या मैं ऐसा जोखिम लूँगा?
नस सविता ने गहराई से उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। उन्होंने चारों ओर देखा। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। हवा साफ है। मैं तुम्हारी माँ को बाहर धूप में बैठा सकती हूँ। उनकी रिकवरी के लिए अच्छा होगा। वर्षों के अनुभव से वह जानती थीं पर्यावरण मरीज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आरव के चेहरे पर राहत आई। आगे आपको ही कष्ट होगा। कष्ट कैसा? मेरा घर भी पास है। बस से आने की जरूरत नहीं। साइकिल से आ जाऊंगी। वह खुश थीं, फिर अचानक बोलीं, लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारी माँ यहाँ आएंगी तो तुम्हें एक और निजी नज़र रखनी होगी। अस्पताल में रात को भी स्टाफ रहता है। यहाँ व्यवस्था अलग होगी। हाँ, यह मुझे पता है। जब शिफ्ट करेंगे तब रख लेंगे। अभी 1 महीना बाकी था। दोपहर होने वाली थी। नस सविता को घर जाकर खाना बनाना था। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आरव ने लियू फूशिंग से कहा। उन्हें शहर के केंद्र तक छोड़ आए, फिर खुद अस्पताल लौट आया। कैंटीन से खाना लेकर माँ के पास बैठा रहा। नस सविता के ड्यूटी पर लौटने के बाद वह हुआंगपो क्लब की ओर गया। हुआंगपुडोंग के गिरने के बाद रॉयल सिटी ग्रुप नाम मात्र रह गया था, लेकिन जैसा ये मेई ने कहा था, हुआंगपो क्लब पर कोई असर नहीं पड़ा। सब कुछ सामान्य था। फर्क बस इतना था, हुआंग आन जा रहा था। जब आरव पहुंचा, वह अपना सामान समेट रहा था। क्लब पहले ग्रुप के अधीन था, अब नहीं। ये मेई ने उसे तुरंत बाहर कर दिया। हुआंग आन ने सिर्फ ठंडी नज़र से आरव को देखा, कुछ नहीं कहा, चला गया। ये मेई बाहर आए, आज फिर वही आकर्षक मुस्कान। छोटे भाई, अब ये कैसीनो तुम्हें संभालना है। अच्छा प्रबंधन किया तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। आरव समझ गया, ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये नेटवर्क बनाने की जगह है। एंडोन क्लब बंद हो चुका था। अमीर लोग यहाँ आएंगे। अगर वह इसे सही चलाए तो यह उसके लिए मजबूत आधार बनेगा। ये मेई उसके सामने आए, कंधे पर हल्की थपकी दी। जब तक तुम परेशानी नहीं खड़ी करोगे, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। ये लगभग पूर्ण समर्थन की घोषणा थी। धन्यवाद। ये दीदी, उसके पास अभी ताकत नहीं थी। ये समर्थन उसके लिए बड़ी शुरुआत था। ये मेई मुस्कुराए, तुम मुझे दीदी कहते हो, फिर मदद किसकी करूं? और चली गई। आरव ने पूरे कैसीनो को देखा। डीलर, सर्विस स्टाफ, सब उसकी ओर देख रहे थे। नए मैनेजर का इंतजार। उसने कुछ सरल शब्द कहे, सब पहले जैसा चलेगा, अपने काम पर ध्यान दें। फिर अपना सामान असिस्टेंट ऑफिस से मैनेजर ऑफिस में शिफ्ट करवाया। असिस्टेंट ऑफिस वह खाली नहीं छोड़ने वाला था। उसे पता था, आगे कई काम गोपनीय रूप से करने होंगे और उसे एक सहायक भी ढूंढना होगा। जारी रहेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 72। आरव का अनुमान बिल्कुल सही था। एंडोन क्लब के बंद होने के बाद हुआंगपो क्लब ही जुआ और मनोरंजन पसंद करने वाले अमीर लोगों का एकमात्र विकल्प बन गया था। सूर्यनगर में आकार और वैभव के मामले में कोई और कैसीनो हुआंगपो क्लब की बराबरी नहीं कर सकता था। सिर्फ एक रात में आरव ने 20 से अधिक नए चेहरे देखे। उनमें से कुछ को वह पहचानता था, क्योंकि हुआंगपुडोंग द्वारा छोड़ी गई फाइलों में उनकी जानकारी दर्ज थी और उनमें से एक व्यक्ति पर उसकी विशेष नज़र ठहर गई। लिन जोंगलिंग, जोंगहेंग फार्मास्यूटिकल्स का अध्यक्ष, उम्र 46 वर्ष, संपत्ति 200 करोड़ से अधिक, जुए का आदी, कामुक, व्यावसायिक समझ कमजोर। फाइल में उसके बारे में यही लिखा था। 15 साल पहले जोंगहेंग फार्मास्यूटिकल्स सूर्यनगर की सबसे बड़ी दवा कंपनी थी। कुल संपत्ति 1 अरब से अधिक। लेकिन लिन जोंगलिंग के हाथ में आने के बाद कंपनी गिरती चली गई। उसी समय दू परिवार की त्यानरॉन फॉर्मा उभरी। उसने बाजार पर कब्जा किया, ग्राहक छीन लिए। तभी से लिन जोंगलिंग और दू परिवार के बीच मनमुटाव था। लेकिन दू परिवार के पीछे की शक्ति बहुत बड़ी थी। वह सीधी टक्कर लेने की स्थिति में नहीं था। आरव ने यह बात पहले ही नोट कर ली थी। वह स्वयं उससे मिलने जाने की सोच रहा था, लेकिन आज वह खुद सामने आ गया। आरव ने तुरंत सामने जाने की जल्दी नहीं की। वह मैनेजर ऑफिस से निगरानी स्क्रीन पर उसे देखता रहा। लिन जोंगलिंग की लंबाई करीब 5.5 फुट थी, शरीर बेहद मोटा, लगभग गोल। अंदर आते ही उसने 2 कैसीनो होस्टेस बुलाईं, 5 मिलियन के चिप्स बदले। खेलते खेलते वह दोनों महिलाओं को छूता दबाता रहा। चेहरे पर वासना साफ थी,
आधे घंटे में करीब 2 मिलियन हार गया। गुस्से में दोनों महिलाओं को लेकर सदस्य कक्ष में चला गया। करीब आधे घंटे बाद वह संतुष्ट चेहरे के साथ बाहर आया। उसका पेट हिल रहा था। महिलाओं के हाथ में 10,000 के चिप्स थे। आरव मुस्कुराया। लिन जोंगलिंग फिर टेबल पर बैठा। आरव ने कंप्यूटर बंद किया, काउंटर से 2 मिलियन के चिप्स लिए, सीधे उसके बगल में बैठ गया। लिन जोंगलिंग फिर 3 लाख हार चुका था। आज तो किस्मत खराब है, उसने बड़बड़ाया। आरव चुप रहा। डीलर ने उसे पहचान लिया, लेकिन आरव की आंखों के संकेत से वह समझ गई, पहचान उजागर नहीं करनी। कुछ राउंड के बाद आरव के सामने करीब 18 लाख के चिप्स जमा हो गए। उधर लिन जोंगलिंग का ढेर घटता गया। अब उसके पास लगभग 10 लाख बचे थे। आरव लगातार जीत रहा था। लिन जोंगलिंग अब खेलने के बजाय उसे देखने लगा। अंतिम राउंड में आरव ने स्पेड का इक्का दिखाकर सामने वाले के क्लब के इक्के को हरा दिया। बाकी खिलाड़ी उठ गए। आरव ने 7 लाख के चिप्स समेटे। तभी लिन जोंगलिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई, जरा बात करें। आरव ने अनदेखा किया। वेटर को टिप दी, चिप्स बड़े में बदलवाए। जितना वह उदासीन रहा, उतना ही लिन जोंगलिंग प्रभावित हुआ। उसने बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाया। दोस्ती करेंगे। आरव ने कार्ड देखा, जानबूझकर उसे गौर से देखा। क्या बात है, वहां लाउंज में चलें। ठीक है। दोनों लाउंज में बैठे। लिन जोंगलिंग ने 50,000 का चिप फेंका। महंगी रेड वाइन मंगाए। छोटे भाई, क्या आपने किसी से सीखा है? मतलब, क्या किसी गुरु से जुए की कला सीखी? आरव ने सावधान भाव दिखाया। क्यों पूछ रहे हो? लिन जोंगलिंग उत्साहित हो गया। मुझे सिखाओ। कई लोगों को ढूंढा, सब धोखेबाज निकले। तुम में असली हुनर है। मुंह मांगा दाम दूंगा। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम्हारी शर्तें पूरी नहीं हैं। क्यों? तुम बहुत मोटे हो। लिन जोंगलिंग चौंका। इसका क्या संबंध? अगर धोखा करना हो तो तुम्हारे जैसा शरीर काम आए। लिन जोंगलिंग का चेहरा लाल हो गया, लेकिन रिश्ता थोड़ा सहज हुआ। सच में नहीं बताओगे? नहीं, यह मेरे गुरु का रहस्य है। ये शरीर की संरचना से जुड़ा है। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, जब तक तुम वजन कम न करो। लिन जोंगलिंग निराश हुआ। मेरे लिए आसान नहीं। आरव की आंखों में हल्की चमक आई। असंभव भी नहीं, मेरे गुरु की तकनीक शरीर से जुड़ी है। उन्हें वजन घटाने के उपाय भी आते हैं। लिन जोंगलिंग की आंखें चमक उठीं। सच? तरीका क्या है? गुप्त नुस्खा है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर चाहो तो तैयार करके दे सकता हूं। लेकिन उसकी नज़र लिन जोंगलिंग के चिप्स पर गई। लिन जोंगलिंग समझ गया, 1 मिलियन से अधिक के चिप्स। सीधे आगे बढ़ा दिए। अगर असर हुआ तो ऊंची कीमत दूंगा। वह कंजूस नहीं था। अगर वजन घट गया तो वह इसे व्यापार में बदल सकता था। दवा उद्योग में था, लाभ असीम हो सकता था। 2 दिन बाद आना, तैयार कर दूंगा। आरव ने चिप्स उठा लिए। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ। यहाँ खेलोगे तो ज्यादा नहीं जीतोगे। लिन जोंगलिंग हंस पड़ा। मैं मकाओ जाऊंगा। वह खुश होकर चला गया। आरव के चेहरे पर गहरी मुस्कान आई। जाल में फंस चुका था। मैनेजर ऑफिस में लौटकर उसने जीना से पूछा, वजन घटाने का नुस्खा सच में काम करता है? जीना ने उत्तर दिया, हाँ मास्टर, सन 2057 में विकसित। 2 प्रकार, आयुर्वेदिक और आधुनिक। प्रतिदिन आधा घंटा व्यायाम के साथ। अत्यंत प्रभावी। जीना ने विस्तृत जानकारी दी। आरव पिछले दिनों दवा उद्योग का अध्ययन कर रहा था। अब वह मूल सिद्धांत समझ सकता था। उसे विश्वास हो गया, लिन जोंगलिंग को फंसाना सिर्फ पहला कदम था। अगर वह इस दवा से व्यापार करना चाहेगा तो पूरी तरह जाल में फंस जाएगा। आरव का असली उद्देश्य साझेदारी नहीं था। उसका लक्ष्य था जोंगहेंग फार्मास्यूटिकल्स पर नियंत्रण। क्योंकि लिन जोंगलिंग साझेदार बनने योग्य नहीं था, वह अधिग्रहण के योग्य था। समाप्त। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 73। रात लगभग 11 बजे आरव कैसीनो से निकला। आमतौर पर 11 बजे के बाद जुआरियों की संख्या कम होने लगती थी। उस समय तक ध्यान भटकने लगता था और कई लोगों की रात की दूसरी योजनाएं भी होती थीं। जब आरव बाहर आया तो ये मेई भी निकलने की तैयारी में थी, इसलिए उसने लियू फूशिन को नहीं बुलाया। सीधे ये मेई की पोर्शे में बैठ गया। कार चलने के बाद ये मेई ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी वजन घटाने वाली दवा सच में काम करती है? मुझे भी एक दे दोगे?
उसकी आंखों में वही चंचल आकर्षण था। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी भरी हुई देह, पतली कमर, संतुलित अनुपात, वह अब तक की सबसे संतुलित काया थी जो उसने देखी थी। अगर तुलना करनी पड़े तो शायद सिर्फ गू जियाई ही पास आती। आरव ने असहाय स्वर में कहा, ये दीदी, आपको भी वजन घटाना है। ये मेई मुस्कुराए, घटाना चाहिए। कुछ लोग हमेशा गलत नज़र से देखते हैं। उसने अर्थपूर्ण नज़र डाली। आरव का चेहरा गर्म हो गया। उसे समझ आ गया, वह उसी की बात कर रही है। उस दिन के बाद से उसकी नज़रें सचमुच अधिक निर्भीक हो गई थीं। मैं गलत था, वह मान गया। ये मेरी हंसी, देखने वालों की कमी नहीं है, तो अपने छोटे भाई को देखने दो। उसने हल्का सा सीना उभारा। आरव हार गया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर ये मेई गंभीर हुई। तुम दो परिवार से टकराने की तैयारी कर रहे हो? आरव ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं, नींव रख रहा हूँ। मेरी मौजूदा स्थिति में क्या मैं सीधे खेल सकता हूँ? ये मेई ने सिर हिलाया। सावधान रहो, जब तक ताकत पूरी न हो। जल्दी मत करना। और लिन जोंगलिंग, उसे उपयोग कर सकते हो, लेकिन साझेदारी मत करना, वह तुम्हें डुबा देगा। मैं समझता हूँ, अभी समय है, आरव ने आभार से कहा। घर लौटते लौटते रात 11 से ऊपर हो गई थी, लेकिन उसके लिए पढ़ाई अभी शुरू हुई थी। ज्ञान क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। पिछले दिनों उसने इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान दिया था, कार उद्योग और दवा उद्योग सिर्फ विस्तार रूप में पढ़ा था, लेकिन आज वह दवा विज्ञान पढ़ने वाला था, क्योंकि भविष्य में ये सीधा दो परिवार से टकराएगा। उसने जीना से दवा विज्ञान का मूल ढांचा खोलने को कहा। वह केवल नुस्खे लेना नहीं चाहता था, वह समझना चाहता था, क्योंकि वह जीना पर निर्भर नहीं होना चाहता था। जैसे शारीरिक रूपांतरण तकनीक जीना नियंत्रित कर सकती थी, फिर भी वह स्वयं अभ्यास करता था। जीना सहायक है, आधार नहीं। पढ़ाई रात 3 बजे तक चली, फिर 2 घंटे की गहरी नींद। सुबह फिर वह ऊर्जावान था। शारीरिक रूपांतरण तकनीक का प्रभाव दिन ब दिन स्पष्ट हो रहा था। सुबह वह पश्चिमी उपनगर के विला पहुंचा। आज नवीनीकरण कंपनी साइट देखने वाली थी। उसने पहले ही वर्चुअल मॉडल बनवाकर डिज़ाइन संशोधित कर लिया था। प्रिंटआउट तैयार थे। कंपनी के लोग आए। आरव ने कहा, ड्राइंग के अनुसार काम कीजिए, प्रभाव समान होना चाहिए। फिर वह सिया के घर गया। गू जियाई घर पर नहीं थी। सिया अभी अभी नहाकर निकली थी। बाल हल्के गीले, सफ़ेद सूती नाइटगाउन, गोरे पैर झलकते हुए। आरव, तुम सही समय पर आए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। वह उसका हाथ पकड़कर ऊपर पियानो रूम में ले गई। फिर से सुधार हुआ है? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। सुनो, फिर बताना। सिया पियानो पर बैठी, क्षण भर आंखें बंद कीं, फिर सुर बहने लगे, धीमे, हल्के, फिर भावपूर्ण। उसके चेहरे पर संगीत के साथ भाव बदल रहे थे, कभी मुस्कान, कभी कोमलता, कभी आनंद। आरव समझ गया, वह सही अनुभूति पकड़ चुकी है। अब लव ऑफ द स्काई उसके पिछले स्तर का 70 से 80% था। सिर्फ इस रचना के आधार पर वह देश के शीर्ष पियानो वादकों में गिनी जा सकती थी। स्पष्ट था, उसने बेहद मेहनत की है। अंतिम सुर थमे, आरव ने ताली बजाई। सिया, अब तुम स्नातक हो गई। वह दृढ़ था। सच, उसकी आंखों में चमक थी। मैं झूठ बोलूंगा, वह मुस्कुराया। तो क्या मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ? कौन सी प्रतियोगिता? सीसीटीवी की जिथ स्पिरिट चयन प्रतियोगिता। पंजीकरण की अंतिम तिथि पास है। मैं भाग लेना चाहती हूँ। आरव ने सोचा, भाग लो, लेकिन अंतिम दौर के लिए लव ऑफ द स्काई बचाकर रखो। पहले कुछ सरल रचनाएं तैयार करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का मंच था, उसके लिए बड़ा अवसर। आरव उसे रोकने वाला नहीं था। सिया के चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास झलक रहा था। कहानी आगे बढ़ने को तैयार थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 74 जिथ स्पिरिट प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लेने के बाद सिया ने तय किया कि ऑनलाइन पंजीकरण करते ही वह अपना सारा समय पियानो अभ्यास में लगाएगी। आरव ने उसे लव ऑफ द स्काई से थोड़ा सरल कुछ पियानो रचनाएं सिखाईं। अधिकतर रचनाएं हल्के और प्रसन्न भाव वाली थीं। वे न केवल सिया की शैली के अनुकूल थीं, बल्कि इस बार की प्रतियोगिता के स्वरूप से भी मेल खाती थीं। जब आरव वहां से निकला तो सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। उसने लियू फूशिंग को नहीं बुलाया।
ऑनलाइन एक अच्छे ड्राइविंग स्कूल की तलाश की, सीधे जाकर नाम लिखवाया, थ्योरी परीक्षा की किताबें लेकर वह अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर उसे एक परिचित चेहरा दिखा, जोंग लियानलान। वह दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़ती हुई उसके पास आए। आरव, आखिरकार आप मिल गए, आरव ने आश्चर्य से पूछा। तुम मेरा इंतजार कर रही थीं? हाँ, मुझे नहीं पता था आप फिर आएंगे या नहीं। आपसे संपर्क भी नहीं था, इसलिए यहीं इंतजार किया। कब से? कल दोपहर आई थी, आप नहीं मिले, आज सुबह फिर आ गई। आरव कुछ क्षण चुप रहा। अगर मैं नहीं आता तो? वह मुस्कुराए। पता नहीं, लेकिन अब मिल गए। उसने जेब से नकद रुपये और एक उधार पत्र निकाला। 20,000 में से 13,600 खर्च हुए, बाकी यह रहे। और यह उधार पत्र। उसकी गंभीरता देखकर आरव ने पैसे ले लिए। जल्दी नहीं है, पहले माँ का ध्यान रखो, डिस्चार्ज के बाद दे देना। वह बोली, अगर आप न होते तो कल माँ खतरे में होती। कोई बात नहीं, जब कमाओ तब लौटा देना। आरव जाने लगा। वह तुरंत बोली, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, नौकरी मिलते ही लौटा दूंगी। उसने नंबर बताया। जोंग लियानलान ने छोटे नोटबुक में लिख लिया। तुम्हारी माँ कैसी हैं? आरव ने पूछा। ठीक हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन था, कल ही छुट्टी मिल गई। इतनी जल्दी घर क्यों ले गईं? वह हल्का मुस्कुराए। अस्पताल महंगा है, मैं घर पर देखभाल कर सकती हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हूँ। फिर अस्पताल में नौकरी क्यों नहीं? उसकी आंखें हल्की उदास हो गईं। दूसरे अस्पताल में काम करती थी, डायरेक्टर ने गलत व्यवहार किया, मैंने विरोध किया, उसके बाद नर्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आरव समझ गया। कुछ क्षण बाद उसने पूछा, तुम्हें गंभीर मरीजों की देखभाल का अनुभव है? हाँ, मैं पहले कोमा मरीजों की देखभाल करती थी। आरव के मन में विचार आया, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चल सकती हो? वह उसे लेकर 16वीं मंजिल पहुंचा। कमरे में उसकी माँ शांत पड़ी थीं। जोंग लियानलान ने समझ लिया, मैं माँ को कुछ दिनों में यहाँ से ले जाऊंगा, मुझे एक निजी नस चाहिए। क्या तुम तैयार हो? वह उत्साहित हुई, फिर झिझकी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। कोई बात नहीं, एक और नस है, नस सविता। तुम दोनों मिलकर देखभाल करोगी, वेतन भी उचित होगा। कुछ सोचकर उसने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। आरव ने राहत महसूस की। फिर जेब से वही लौटाए गए पैसे निकाले। इसे अग्रिम समझो, दोनों तरफ देखभाल करनी है, तुम्हें स्वस्थ रहना होगा। कुछ सोचकर उसने पैसे ले लिए। कल सुबह फ़ोन करना, मैं तुम्हें नस सविता से मिलवाऊंगा। वह धन्यवाद कहकर चली गई। आरव कुछ देर माँ के पास बैठा, हल्का व्यायाम कराया, फिर निकला, लेकिन सीधे क्लब नहीं गया। पहले कुछ पुराने आयुर्वेदिक दवा दुकानों पर गया, कुछ जड़ी बूटियां खरीदीं, फिर हुआनपो क्लब पहुंचा। मैनेजर ऑफिस में जाकर जीना के बताए अनुसार 3 सेट वजन घटाने की दवा तैयार की, लेकिन वह इन्हें यूं ही नहीं देने वाला था। उसे पूरा विश्वास था लिन जोंगलिंग इन्हें अपने फार्मास्यूटिकल विशेषज्ञों से जांच करवाएगा, नुस्खा याद करने की कोशिश करेगा। इसलिए आरव ने एक छोटा चाकू निकाला और दवा में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन करने लगा। जाल का अगला चरण शुरू हो चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 75। रात होते होते क्लब हाउस में 10 से अधिक नए सदस्य आ चुके थे। जैसा आरव ने अनुमान लगाया था, एंडोन क्लब के बंद होने के बाद अमीर लोगों का ध्यान पूरी तरह हुआनपो क्लब की ओर मुड़ गया था। लेकिन मैनेजर होने के बावजूद आरव के पास अधिक काम नहीं था। जिन कुछ लोगों को वह उपयोगी समझता, उनसे वह औपचारिक बातचीत करता या प्रतीकात्मक रूप से कुछ दांव खेलता। बाकी समय वह मैनेजर ऑफिस में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करता। ड्राइविंग स्कूल की थ्योरी किताब उसने केवल एक बार पढ़ी और पूरी याद कर ली, फिर किताब अलग रख दी। करीब 8 बजे वह क्लब से निकल गया। गू जियाई का फ़ोन आया था, उसे किसी जगह साथ चलना था। स्थान जानकर उसने लियू फूशिंग से वहां चलने को कहा। यह स्थान था सूर्य नगर का सबसे बड़ा मनोरंजन केंद्र, ब्यूटीफुल सिटी एंटरटेनमेंट सिटी। बैंटली मुख्य द्वार पर रुकी। गू जियाई पहले से इंतजार कर रही थी। जियाई दीदी, क्या बात है? उसने सीधे पूछा। गू जियाई ने संक्षेप में कहा, आज उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कुछ लोगों को खाने पर बुलाया था। खाने के बाद वे यहाँ आना चाहते थे।
मजबूरी में तुम्हें बुलाया। स्वर से स्पष्ट था, वे लोग अच्छे नहीं थे। आरव के मन में तुरंत एक नाम आया। झांकना न हुआ। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग प्रमुख। लाल पृष्ठभूमि, लालची, कामुक, 3 रखेलें। हालांकि आज वह स्वयं आया है या नहीं, ये निश्चित नहीं था, लेकिन यदि उसके अधीनस्थ हैं तो स्थिति समान ही होगी। गू जियाई ने धीरे से कहा, स्थिति देखकर चलना, जितना हो सके सहना। नई कंपनी के लिए इन्हें नाराज नहीं कर सकते। आरव समझ गया, आप चिंता मत करें, मैं संभाल लूंगा। वे दोनों अंदर गए। दूसरी मंजिल का 18,000 न्यूनतम खर्च वाला लग्जरी प्राइवेट रूम। अंदर 6 लोग थे, 3 एंटरटेनमेंट सेंटर की महिलाएं, 3 उद्योग विभाग के कर्मचारी। कमरे में धुआं भरा था। तीनों अधिकारी महिलाओं को बाहों में लिए हुए थे। उनमें से एक यांग गुओ था, सेक्शन प्रमुख, उम्र 40 के आसपास, थोड़ा मोटा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसने हाथ लड़की की स्कर्ट के भीतर से निकाला। चेहरे पर अश्लील मुस्कान थी। मिस गो, देर हो गई। एक जाम सज़ा के तौर पर। उसने तैयार ग्लास आगे बढ़ाया। गू जियाई ने संयत स्वर में कहा, माफ़ कीजिए, एक मित्र लेने गई थी। ये जाम सबके नाम। उसने एक ही घूंट में पी लिया। आरव ने यांग गुओ की आंखों में क्षणिक अजीब चमक देखी। दिल में आशंका उठी। दीदी, सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, एक ग्लास से कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में गू जियाई का चेहरा लाल होने लगा, शरीर गर्म, सांस तेज। उधर यांग गुओ मुस्कुराया, दोनों अधीनस्थों की ओर इशारा किया। उनमें से एक आरव के पास आया। भाई, बाहर चलकर पीते हैं। माफ़ कीजिए, मैं शराब नहीं पीता। आरव ने इनकार किया। अब उसे स्थिति समझ में आ चुकी थी। गू जियाई का शरीर अचानक ढीला पड़ गया। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। धीरे से बोली, आरव, इन्होंने शराब में कुछ मिलाया है। आरव का चेहरा ठंडा हो गया। उसने उसे संभाला, सीधे यांग गुओ की ओर देखा। तुमने दवा मिलाई? कौन सी दवा? झूठा आरोप मत लगाओ, यांग गुओ ने बेपरवाही से कहा, लेकिन आंखों में खेद था। योजना अधूरी रह गई थी। दीदी, चलिए। आरव उसे उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन 2 अधिकारी दरवाजे के सामने खड़े हो गए। रास्ता रोक दिया। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 76, रास्ते से हट जाओ। दरवाजे के सामने खड़े दोनों कर्मचारियों को देखते ही आरव की आंखें और ठंडी हो गईं। दोनों मुस्कुराए। योजना भले ही पूरी तरह सफल न हुई हो, लेकिन वे इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। यांग गुओ भी उठकर पास आ गया। उसने ठंडी नज़र से कहा, लड़के, उसे नीचे रख दो। 1 लाख दूंगा। अगर ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हो तो साफ सुन लो, उसकी कंपनी की फाइलें कभी पास नहीं होंगी। ये सीधी धमकी थी। आरव के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। बिना एक शब्द बोले उसने सीधा मुक्का यांग गुओ के पेट में मारा। तुरंत घुटना उठाकर उसके सीने पर दे मारा। हड्डी टूटने की साफ आवाज़ आई। यांग गुओ की आंखें बाहर निकल आईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। सांस तक नहीं निकल पा रही थी। आरव का वार बेहद सटीक था। जानलेवा नहीं, लेकिन महीनों बिस्तर से उठ न सके। इतना पर्याप्त। बाकी 2 कर्मचारी घबरा गए। दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की। आरव ने पीछे से लात मारी। एक सीधे गिर पड़ा, दूसरे को भी जोर से धक्का देकर गिराया और दोनों के सीने पर एक एक भारी प्रहार किया। तीनों अब उठने की स्थिति में नहीं थे। कोने में सिमटी 3 महिलाएं डर से कांप रही थीं। आरव ने बिना मुड़े कहा, यहीं रहना, बाहर आई तो परिणाम इन्हीं जैसा होगा। फिर वह गू जियाई को बाहों में लेकर तेजी से बाहर निकल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि नाइट क्लब के लोगों को तब तक कुछ समझ ही नहीं आया, जब तक वह बाहर नहीं पहुंच गया। बाहर आते ही उसने तुरंत ये मेई को फ़ोन किया। स्थिति संक्षेप में बताए। ये मेई ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। आरव यही सुनना चाहता था। अब उसने गू जियाई की ओर देखा। उसका चेहरा लाल था, आंखें धुंधली, शरीर आग की तरह तप रहा था। वह उसकी बाहों में तड़प रही थी, बहुत गर्म। वह होश में नहीं थी, कपड़े खींचने की कोशिश कर रही थी। काली बिजनेस सूट में उसका सामान्य ठंडा व्यक्तित्व अब पूरी तरह बदल चुका था। आरव ने स्थिति समझी। जियाई दीदी, कार कहाँ है? लेकिन अब वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं थी। आरव ने खुद पार्किंग में ढूंढा। कुछ ही क्षण में कार मिल गई। चाबी निकाली।
उसे पिछली सीट पर लिटाया। जीना, तुम्हें संभालना होगा। उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, लेकिन जीना थी। ठीक है मास्टर। जीना ने तुरंत नियंत्रण ले लिया। कार तेजी से निकल गई। आरव ने पूछा, ये किस प्रकार की दवा है? दिखावट से स्पष्ट नहीं, लेकिन तीव्र उत्तेजक प्रतीत होती है। कोई उपाय? कई उपाय हैं, लेकिन अभी समय निकल चुका है। ठंडा पानी ही तत्काल उपाय है। आरव ने निर्णय लिया। घर ले चलो। कुछ दूरी जाने के बाद पीछे से हल्की कराहें सुनाई देने लगीं। उसने पीछे देखा। स्थिति गंभीर थी। क्षण भर में उसका दिमाग पूरी तरह शांत हो गया। जीना, रास्ता बदलो। उसके घर नहीं, मेरे अपार्टमेंट। इस हालत में उसे घर ले जाना असंभव था। जीना ने तुरंत दिशा बदली। गाड़ी अत्यधिक गति से चली। 3 मिनट में अपार्टमेंट पहुंच गए। आरव ने नियंत्रण संभाला। पिछला दरवाज़ा खोला। गू जियाई का कोट उतर चुका था। वह पूरी तरह अचेत अवस्था में थी। उसे उठाकर तेजी से तीसरी मंजिल तक पहुंचा। उसका अभ्यास किया हुआ शरीर अब काम आ रहा था। कोई दिखा नहीं। दरवाज़ा खोला, अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया, सीधे बाथरूम की ओर बढ़ा। पहला विचार, ठंडा पानी। बाकी सब बाद में सोचा जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 77। आरव की गति बहुत तेज थी, लेकिन जैसे ही वह गुजियाई को लेकर अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में पहुंचा, वह अचानक ठिठक गया। बाथरूम बहुत छोटा था, 3 वर्ग मीटर से भी कम। आधा स्थान शौचालय और संगमरमर के वॉशबेसिन ने घेर रखा था। 2 लोगों के लिए जगह बहुत तंग थी। सबसे बड़ी समस्या, यहाँ बाथटब नहीं था। अगर बाथटब होता तो वह उसे सीधे ठंडे पानी में डाल देता। अब उसके पास केवल शॉवर था। बेबस होकर उसने गू जियाई को फर्श पर लिटाया। शॉवर पूरी तरह खोल दिया। पानी तेजी से उसके ऊपर गिरने लगा। भीगते ही उसकी हल्की गुलाबी शर्ट शरीर से चिपक गई। दृश्य अत्यंत आकर्षक था, लेकिन ठंडा असर नहीं हुआ। गू जियाई ने हल्की कराह भरी, जैसे उसे राहत मिल रही हो। आरव स्तब्ध रह गया। पानी गुनगुना था। गर्मी का मौसम आने वाला था। सूरज में गर्म हुआ पानी ठंडा नहीं था। गू जियाई की हरकतें और तीव्र हो गईं। सांस भारी, चेहरे पर पीड़ा और उत्तेजना मिली जुली। जीना, अब क्या करें? आरव ने घबराकर पूछा। कोई त्वरित उपाय नहीं, जब तक प्रभाव पूरी तरह निकल न जाए। क्या वही करना होगा? आरव ने कल्पना भी नहीं की। उसके भीतर की आग भड़क रही थी, लेकिन वह जानता था ये सीमा पार नहीं कर सकता। जरूरी नहीं, अन्य तरीके भी हैं। जीना ने विकल्प बताए। आरव कुछ क्षण चुप रहा। उधर गू जियाई की कराहें अब दर्द में बदल रही थीं। उसने दांत भींच लिए, निर्णय ले लिया। उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया। गू जियाई ने बेहोशी की अवस्था में उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ डूबते व्यक्ति की तरह थी। आरव ने स्वयं को संयत रखा। जीना के मार्गदर्शन में दवा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। समय बीतता गया। करीब 1 घंटे बाद गू जियाई थककर सो गई। दवा का असर समाप्त हो चुका था। उसकी पवित्रता सुरक्षित थी, लेकिन आरव के मन में उलझन थी। वह बालकनी में जाकर बैठ गया। रात गहरी थी। काफी देर बाद अंदर से हल्की सिसकियां सुनाई दीं। वह समझ गया, गू जियाई जाग चुकी है। वह तुरंत अंदर नहीं गया। उसे शांत होने का समय देना चाहता था। करीब 10 मिनट बाद आवाज बंद हुई। फिर उसकी धीमी आवाज आई, आरव, अंदर आओ। आरव कुछ क्षण रुका, फिर अंदर गया। गू जियाई बिस्तर पर बैठी थी, कंबल से स्वयं को ढंके हुए। चेहरा अब भी हल्का लाल था। आरव ने सीधे कहा, माफ कीजिए। उसने कोई सफाई नहीं दी। गू जियाई ने धीरे से कहा, पहले बैठो यहीं। उसने हाथ बढ़ाया। आरव पास बैठ गया। गू जियाई ने सिर उठाया। चेहरे पर न ठंडापन था, न क्रोध, बल्कि कोमलता। क्या मैं कुछ देर तुम्हारे कंधे पर सिर रख सकती हूँ? हाँ। वह झुक गई, शांत स्वर में बोली, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। आरव चुप रहा। मैं अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुकी थी, लेकिन आखिरी क्षण में मैं होश में थी। मैंने तुम्हें देखा था। उसका चेहरा लाल हो गया। आरव समझ गया, वह पल जब उसने उसे देखा था। तुमने मेरी मर्यादा बचाई, इसके लिए धन्यवाद। उसकी आवाज में संकोच और कोमलता थी। कमरे में मौन छा गया। रात का तूफान अब थम चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें।
और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 78। आरव चुपचाप गू जियाई के पास बैठा था। वह उसके कंधे पर सिर टिकाए हुई थी। कुछ देर पहले तक आरव के मन में कई सफाइयां थीं, लेकिन अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। गू जियाई की आखिरी बात सुनकर उसका मन हल्का हो गया था। गू जियाई ने धीरे से कहा, किसी पुरुष के कंधे पर सिर रख पाना भी कभी कभी बहुत सुखद होता है। उसने आरव की ओर देखा। चेहरा अब भी हल्का गुलाबी था, आंखों में कोमल मुस्कान। वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। आरव समझ रहा था, आज की स्थिति में वह स्वयं को रोक पाया था। यह आसान नहीं था। शायद इसी कारण गू जियाई के मन में उसके लिए एक अलग भरोसा पैदा हुआ। वह बोली, जब बाओ शिलोंग में था और आज जब मैं होश खो रही थी, मैंने तुम्हारा गुस्सा देखा था। तुम्हारा वह आलिंगन बहुत सुरक्षित लगा। आरव हल्का मुस्कुराया। अगर आपको पसंद हो तो मेरा कंधा हमेशा उपलब्ध है। गू जियाई ने अचानक पूछा, अगर सिया को पता चल गया तो? अगर बात सिर्फ कंधे की है तो मुझे डर नहीं, आरव ने गंभीरता से कहा। गू जियाई मुस्कुराए। शायद मां के निधन के बाद यह उसके चेहरे की सबसे खुली मुस्कान थी। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, आज की बात सिया को कभी मत बताना, हमेशा के लिए राज रहे। मैं वचन देता हूँ, आरव ने बिना झिझक कहा। गू जियाई की आंखों में क्षणिक उदासी उभरी। फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुमने कभी सोचा मेरी जिम्मेदारी लेने का? आरव चौंका। उसने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर आप चाहें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गू जियाई कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर मुस्कुराए। मैं मजाक कर रही थी, मूर्ख। लेकिन उसके स्वर में पूरी तरह मजाक नहीं था। वह आगे बोली, सिया से बेहतर व्यवहार करना ही मेरे प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने मां के जाने के बाद विवाह के बारे में सोचना छोड़ दिया, और पिता के बाद और भी नहीं। सिया मुझ पर बहुत निर्भर है। उसके लिए मैं सिर्फ बहन नहीं, मां भी हूँ। आरव चुप रहा। वह समझ रहा था। कुछ देर बाद गू जियाई ने धीमे स्वर में कहा, शायद मैं कभी विवाह न करूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं। कभी कभी थक जाऊंगी, तब मुझे एक कंधा चाहिए होगा, एक गर्म आलिंगन। उसने सिर झुका लिया, फिर साहस जुटाकर बोली, क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूँ? जब मुझे ज़रूरत हो तो तुम मुझे अपनाओगे? आरव स्तब्ध रह गया। गू जियाई ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले ही सिया को एक बार धोखा दे चुकी हूँ, तो पूरी तरह बुरी औरत ही सही। लेकिन याद रखना, हमारे बारे में सिया को पता चला तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। वह कंबल हटा चुकी थी। आरव एक क्षण के लिए निःशब्द रह गया। गू जियाई ने हल्के स्वर में पूछा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आरव ने सिर हिलाया। वह सचमुच सुंदर थी। क्षण भर में वातावरण बदल गया। कुछ समय बाद दोनों शांत हो गए। रात गहराई। बाद में कार में लौटते समय जीना गाड़ी चला रही थी। गू जियाई बगल में बैठी थी। उसने बाहर देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे नीचा समझोगे? आरव ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास किसी को नीचा देखने का अधिकार नहीं। मैं स्वयं को ही पूर्ण नहीं मानता। गू जियाई ने उसकी ओर देखा। हल्की मुस्कान आई। तुम बुरे आदमी नहीं हो, मैंने ही तुम्हें बहकाया। आरव ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर मैं बुरा हूं और तुम भी, तो हम दोनों एक जैसे हैं। गू जियाई ने शांत होकर कहा, जब तक हम चुप रहेंगे सब ठीक रहेगा। शायद किसी दिन मैं किसी और से प्रेम करूं और तुम्हें छोड़ दूं। आरव ने नकली गंभीरता से कहा, हिम्मत मत करना, दुनिया के छोर तक जाओगी तो भी वापस ले आऊंगा। गू जियाई के हृदय में गर्माहट आई। देखेंगे, मैं सच कह रहा हूं। आरव की आवाज़ दृढ़ थी, क्योंकि कुछ चीज़ों पर वह स्वभाव से अधिकार जताता था, और अब गू जियाई उनमें शामिल थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 79। जब आरव ने गू जियाई को विला के सामने छोड़ा, तब रात के लगभग 1 बज चुके थे, लेकिन विला की बत्तियां अब भी जल रही थीं। अंदर से पियानो की धुन आ रही थी। स्पष्ट था, सिया अभी सोई नहीं थी, या यूं कहें वह इंतजार कर रही थी। गू जियाई कार से उतरते हुए बोली, तुम अंदर मत आना, सिया को शक होगा। गाड़ी दीवार से सटाकर पार्क की है, वह खिड़की से भी नहीं देख पाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। आरव ने सिर हिलाया। उतरने से पहले उसने कहा, उद्योग विभाग की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा।
आगे से ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हो तो मुझे बुलाना। ठीक है, गू जियाई ने शांत स्वर में कहा। आरव मुड़कर चला गया। गू जियाई तब तक खड़ी रही जब तक उसकी आकृति मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गई। फिर विला का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। विला से निकलने के बाद आरव सीधे घर नहीं गया। वह धीरे धीरे सनशाइन डिस्ट्रिक्ट की दिशा में चलने लगा। वह सोच रहा था, आज की घटनाएं उसके अनुमान से बिल्कुल अलग थीं। गू जियाई का निर्णय अब भी अवास्तविक सा लग रहा था, लेकिन ये सच था। उसने स्वीकार किया, वह एक अनिष्ट पुरुष नहीं है। चाहे चेतना नियंत्रित कर ले, शरीर अंततः सत्य प्रकट कर देता है। कुछ बातें इच्छाशक्ति से परे होती हैं। वह सिर झटक कर विचार रोक देता है। अत्यधिक सोचना केवल अपराधबोध बढ़ाएगा। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। 2 घंटे से अधिक शारीरिक रूपांतरण तकनीक और छद्म गुरुत्व प्रशिक्षण किया। फिर स्नान कर पश्चिमी उपनगर के विला नंबर 15 पहुंचा। नवीनीकरण कंपनी काम शुरू कर चुकी थी। वह कुछ समय वहां रुका, फिर जोंग लियानलान के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। करीब 9:30 बजे उसका फ़ोन आया। वह पहले ही अस्पताल पहुंच चुकी थी। आरव सीधे अस्पताल गया। गेट पर जोंग लियानलान खड़ी थी। आज उसने साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। साधारण लेकिन स्फूर्तिपूर्ण। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? आरव ने पूछा। नहीं, वैसे भी आज कोई काम नहीं था। दोनों 16वीं मंजिल पहुंचे। न सविता पहले से मौजूद थीं। अरे आरव, आज सुबह। फिर जोंग लियानलान को देखा और चौंक गईं। अरे लियानलान, तुम? दोनों एक दूसरे को पहचानती थीं। उनके घर आमने सामने थे। आरव भी आश्चर्यचकित हुआ। तो आप लोग पहले से परिचित हैं? न सविता हंस पड़ी। 10 साल से पड़ोसी हैं। ये संयोग आरव के लिए राहत था। उसने संक्षेप में जोंग लियानलान की स्थिति बताई। न सविता ने कहा, जो उसके साथ हुआ कुछ वैसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ था, इसलिए तुमने मदद की। आरव मुस्कुरा दिया। वह अधिक चर्चा नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद वह चला गया। अस्पताल से निकलकर उसने फ़ोन निकाला। ये मेई को कॉल किया। काफ़ी देर बाद कॉल उठा। आवाज़ उनींदी थी। सुबह सुबह फ़ोन करना शिष्टाचार नहीं है। आरव हंसा। माफ़ कीजिए, ये मेई बोली। कल की बात निपटा दी है। चिंता मत करो। धन्यवाद। ये दीदी, तुम बहुत निर्दयी थे। कुछ दिन वे लोग बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। आरव ने कुछ नहीं कहा। अगली बार सुबह फ़ोन मत करना। कॉल कट गया। आरव को पता नहीं था। वह रात देर तक उसका मामला संभालती रही थी। फ़ोन रखने के बाद उसने एक और नंबर मिलाया। इस बार उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख झांग नानहुआ का नई कंपनी की फाइल अब सीधे ऊपर से निपटानी थी। खेल अगले चरण में प्रवेश कर चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 80। एक रात के विश्राम के बाद गू जियाई का शरीर काफ़ी हद तक सामान्य हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत देर से जागी। जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में 10 बज रहे थे। वह आधे घंटे तक बिस्तर पर बैठी रही। कल रात की हर बात उसने मन ही मन दोहराए, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। जैसा उसने कहा था, माँ के जाने के बाद उसने विवाह के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसे सिया की देखभाल करनी थी, और जब पिता उस औरत को घर लाए थे, तब से पुरुषों के प्रति उसके मन में एक गहरा प्रतिरोध बैठ गया था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ठंडा होता गया, लेकिन आरव का आगमन उसके हृदय की बर्फ को धीरे धीरे पिघला गया। बाओशिलों की घटना हो या कल रात की, उसे आरव के भीतर एक अजीब सुरक्षा का एहसास मिला। वह जानती थी, ऐसी स्थिति में अधिकांश पुरुष स्वयं को नहीं रोक पाते और बाद में बहाने बना लेते, लेकिन आरव ने स्वयं को रोका। सच तो ये था, अगर वह स्वयं को नहीं रोकता तो वह उसे जीवन से बाहर कर देती, लेकिन उसने सहन किया। उसी क्षण उसके हृदय की बर्फ पूरी तरह टूट गई। ये प्रेम नहीं था, लेकिन उसे एक सहारा मिला था। उसे केवल थोड़ा सा स्नेह चाहिए था, बाकी सारा प्रेम। वह चाहती थी कि आरव सिया को दे। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वह स्तब्ध रह गई। झांग नानहुआ, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग प्रमुख। फ़ोन पर उसने कहा, रोंगशिन कंपनी की सभी फाइलें बिना अड़चन पास होंगी, और कल रात उसके अधीनस्थों के व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी, यहाँ तक कि उन्हें हटाने की बात भी कही। कॉल समाप्त होने के बाद गू जियाई कुछ क्षण स्थिर बैठी रही।
उसे तुरंत आरव की बात याद आई। चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। क्या सचमुच? उसने ये किया। उसने फोन उठाया, डायल करने ही वाली थी, फिर रुक गई, फोन नीचे रख दिया। उधर वास्तव में आरव ने ही यह सुलझाया था। हुआन पुडोंग द्वारा छोड़ी गई फाइल में झांग नानहुआ की कमजोरियां दर्ज थीं, ऐसी कमजोरियां जो उजागर होते ही उसे जेल पहुंचा सकती थीं। आरव के एक फ़ोन कॉल ने उसे डरा दिया। वह समझ गया ये लड़का साधारण नहीं, इसलिए मामला तुरंत सुलझा दिया गया। इसी बीच डोरबेल बजी। आरव विला के बाहर था। दरवाज़ा सिया ने खोला। वह सूती नाइटगाउन में थी, चेहरे पर ताजगी। आरव, मैंने कल वाली रचनाएं अभ्यास कर ली हैं, सुनोगे? इतनी जल्दी? वह मुस्कुराया। दोनों पियानो रूम में गए। सिया ने बजाना शुरू किया। धुन हल्की और प्रसन्न थी। वह अब रचनाओं में पारंगत हो चुकी थी। भाव अभी और गहराने थे, लेकिन आधार मजबूत था। दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। गुजियाई। वह दरवाजे से टिककर मुस्कुरा रही थी। आरव की ओर देखा, हल्की आंख मारी, फिर संकेत किया। सिया ध्यान से बजा रही है और चुपचाप चली गई। क्षण भर के लिए कल रात का दृश्य आरव के मन में कौंधा, लेकिन पियानो की धुन उसे स्थिर कर गई। धुन समाप्त हुई। सिया उत्सुकता से देख रही थी। बहुत अच्छा, कुछ दिनों में इन रचनाओं से भी प्रथम स्थान मिल सकता है। सिया प्रसन्न हो उठी, फिर धीरे से बोली, आरव, मैं कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ, लेकिन दीदी शायद मना करें। आप बात करेंगे? आरव समझ गया, सिया स्कूल जाने से डर रही थी। परिवार की स्थिति अब चर्चा का विषय थी। ठीक है, मैं बात करूंगा। सिया खुशी से झूम उठी। उसने झट से आरव के गाल पर हल्का चुंबन दिया और बाहर भाग गई। आरव बाहर आया। सिया और गू जियाई बात कर रही थीं। कुछ क्षण बाद गू जियाई उसकी ओर आए। सिया कह रही थी, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। आरव ने सीधा कहा, वह छुट्टी लेना चाहती है। गू जियाई का चेहरा कठोर हुआ। उसने पीछे देखा। सिया घबराकर अपने कमरे में भाग गई। दरवाज़ा बंद। क्षण भर बाद गू जियाई हंस पड़ी। वह मुझसे बहुत डरती है। आरव भी मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, अभी स्कूल जाना उसके लिए ठीक नहीं। लोग बातें करेंगे, कुछ समय घर पर रहे तो बेहतर है। गू जियाई ने पूछा, तुम भी यही सोचते हो? हाँ, कुछ देर सोचकर उसने कहा, ठीक है, अभी छुट्टी ले लेगी, वैसे भी आगे चलकर तुम उसे संभालोगे। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और आप? गू जियाई ने शरारती अंदाज में कहा, जानना चाहते हो? नहीं बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा, फिर सिया के कमरे की ओर बढ़ गया। जीवन एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।